हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री मेजर का, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जानने वाले हैं एंड विद आंसर। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम ऐसे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड। एंड अगर आप ये क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो एग्ज़ाम की आपकी मान के चलिए 90-95% तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हिस्ट्री मेजर, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945 सब्जेक्ट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति की मुख्य विशेषताओं के ऊपर ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, अब द्वितीय औद्योगिक क्रांति जो थी इसकी विशेषताओं में सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि इसमें नए नए ऊर्जा स्रोतों का उपयोग हुआ। ठीक है, न्यू एनर्जी सोर्सेज डिस्कवर हुए, उनका यूज़ स्टार्ट हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, पेट्रोल, गैस, इन सब का यूज़ पहली बार किया गया। ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसीजर में, उत्पादन प्रक्रिया में। ठीक है, उसके बाद नवाचारों, तकनीकी प्रगति देखी गई, इनोवेशंस हुए, नए नए आविष्कार हुए, जैसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ, बल्ब, इंजन, मशीन, इन सब के नए नए आविष्कार हुए। ठीक है, मशीनें आ गई, जो काम पहले हाथों से होता था वो मशीनों से होने लग गया, एफिशिएंटली एंड कम टाइम में, कुशलता से हो, कम समय में, अल्प समय में वो काम होने लग गया जो पहले बहुत ही लंबे समय में होता था। ठीक है, यानी कि तकनीकी प्रगति हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है उद्योगों का यंत्रीकरण व बड़े पैमाने पर उत्पादन। क्या हुआ? मशीनों के उपयोग से उत्पादन तेज हो गया। ठीक है, अब पहले हाथों से उत्पादन होता था तो ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि इंसान इतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकता जितनी तेज़ी से मशीनें कर सकती हैं। ठीक है, मशीनों का जब उपयोग हुआ तो उत्पादन तेज़ हो गया। जो प्रोडक्शन पहले 10 दिन में होता था वो प्रोडक्शन अब 5 दिन में, 3 दिन में होने लग गया। ठीक है, एंड मशीनों से उत्पादन करने पर सस्ता भी पड़ता था। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति 10 चीज़ें बना रहे हैं, तो अगर मशीन से हम वो चीज़ें बनाएंगे तो एक टाइम में 100 चीज़ें बनेगी, जबकि अगर किसी व्यक्ति से बनवा गया तो वो एक टाइम में 10 चीज़ें ही बना पाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी भी बढ़ी। ठीक है, टाइम पीरियड भी कम हुआ, तो इसलिए मशीनों से उत्पादन ज़्यादा बेहतर माना जाने लगा। सब लोगों ने मशीनों का उपयोग करना शुरू कर दिया अपने उत्पादन के लिए, अपने फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग हुआ क्योंकि मशीनों से उत्पादन तेज़ी से होता था एंड सस्ता पड़ता था। ठीक है, नई औद्योगिक शाखाओं का विकास हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज़ शुरू हुई, रसायन, इस्पात यानी कि स्टील, बिजली, ऑटोमोबाइल जैसे नए उद्योग उभर कर सामने आए। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगशालाओं की भूमिका। वैज्ञानिक शोध ने औद्योगिक विकास को नई दिशा दी। तो वैज्ञानिक शोध जो है उसने क्या किया? औद्योगिक विकास को नई दिशा दी। साइंटिफिक रिसर्च हुई एंड साइंटिफिक रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की कि कैसे हम उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निजी कंपनियां आ गई, उन्होंने भी रिसर्च पर जोर दिया। ठीक है, अनुसंधान मतलब रिसर्च करना कि कैसे हम क्या करें कि उत्पादन हमारा बढ़े। ठीक है, विश्व स्तर पर पूंजीवाद का विस्तार हुआ, ग्लोबल लेवल पर कैपिटलिज्म फैला। ठीक है, एक्सपेंड हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड में तेज़ी आई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेज़ हुआ। श्रम विभाजन तथा काम का विशेषीकरण, मतलब कि फैक्ट्रियों में श्रमिकों को विशेष कार्यों में बांटा गया जिससे उत्पादकता बढ़ी, तो श्रम का विभाजन भी किया गया। स्पेशलाइजेशन इन वर्क को महत्व दिया गया। ठीक है, ये कहा गया कि एक व्यक्ति हर काम करे, इससे बेहतर है कि एक काम को 10 व्यक्तियों में बांट दिया जाए जिससे उसकी विशेषज्ञता बढ़े। ठीक है, एंड काम वो भी ज़्यादा कुशलता से हो, तो इसलिए काम के विशेषीकरण पर और श्रम विभाजन पर जोर दिया गया। ठीक है, शहरीकरण हुआ क्योंकि
जो फैक्ट्रीज थी वो शहरों में इस्टेब्लिश हो गई थी। एंड शहरों में अगर उद्योग होंगे तो लोग भी शहरों की तरफ ही पलायन करेंगे, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए। ठीक है, तो वो हर रोज़ तो गांव से शहर नहीं जा सकते, अप डाउन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, शहरों में रहना शुरू कर दिया, जिससे शहरों का और भी ज़्यादा विकास होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। श्रमिक वर्ग की स्थिति में परिवर्तन आए, मजदूरों के काम करने की स्थिति में सुधार के लिए यूनियन बनने लग गई। ठीक है, मजदूरों ने कई उद्योग ऐसे थे जहाँ पे मजदूरों के साथ अत्याचार होता था, शोषण होता था, उनसे कई कई घंटे काम करवाया जाता था, उनकी सैलरी बहुत ही कम होती थी, वेतन बहुत कम होता था। एंड जो कार्यस्थल होते थे वहाँ पे स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी, स्वच्छता भी नहीं होती थी वहाँ पे। तो इस वजह से जो मजदूर थे वो बीमार भी हो जाते थे, एंड बीमार होने पर उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही बुरी हालत हो गई थी मजदूरों की। तो मजदूरों ने क्या करना शुरू किया, अपना आंदोलन करने शुरू किए। एंड उसके लिए ज़रूरत थी कि वो अपना संगठन बनाए, तो उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाई। ठीक है, ट्रेड यूनियंस में कौन शामिल होते थे, जितने भी मजदूर होते थे, जितने भी लेबर कम्युनिटी के लोग होते थे, वो सारे ट्रेड यूनियन में शामिल होते थे। एंड फिर वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते थे, मांग करते थे। उन्होंने मांग की कि उनका वेतन जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, काम के घंटे कम किए जाए, एंड छुट्टी, अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसे छुट्टी दी जाए। ठीक है, एंड उनके काम करने की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो। ठीक है, तो इन सब की उन्होंने डिमांड की थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा व उपनिवेशवाद में वृद्धि, ग्लोबल कंपटीशन एंड राइज इन कोलोनियलिज्म। संसाधन व बाजारों के लिए देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला। ठीक है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो देश, अपने देश से दूसरे देश में भेजेगा, क्योंकि उसके देश में जो बाज़ार है वहाँ पे उसका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, तो चाहेगा कि वैश्विक स्तर पर भी उसका जो उत्पाद है वो प्रतिस्पर्धा करें। ठीक है, तो जैसे जैसे द्वितीय औद्योगिक क्रांति आगे बढ़ी, उत्पादन में वृद्धि हुई, एंड फिर जो उत्पादक थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को विदेशों में, दूसरे देशों में भेजना शुरू किया ताकि वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, दूसरे देश में जब उन्होंने अपना सामान भेजा तो उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि वो उपनिवेश स्थापित करें। तो इसी के तहत ब्रिटेन भारत में आया था, ब्रिटेन आया था सामान बेचने के लिए, एंड यहाँ से कुछ सामान खरीदने के लिए, व्यापार के लिए आमतौर पे, कि कुछ सामान जिसकी हमें ज़रूरत है वो हम यहाँ से ले जाएंगे इंडिया से, एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे लाके बेच देंगे। तो वो इस मकसद से आए थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस देश को अपना उपनिवेश ही बना ले। तो इससे फिर उपनिवेशवाद का चलन भी आगे आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो ये क्या थी, ये कुछ विशेषताएं थी द्वितीय औद्योगिक क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1873 की आर्थिक मंदी के कारण व प्रभाव बताइए, कोजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न ऑफ 1873। तो 1873 में आर्थिक मंदी हुई थी। ठीक है, उस आर्थिक मंदी के कारण क्या थे। पहला, रेलवे निवेश में अति उत्साह। अमेरिका और यूरोप में अत्यधिक मात्रा में रेलवे निर्माण में पूंजी लगाई गई, जिससे बैंकों व निवेशकों पर भारी प्रभाव पड़ा। उन्होंने क्या किया, रेलवे के डेवलपमेंट में, रेलवे के विकास में, रेलवे को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में बहुत पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, अमेरिका और यूरोप ने। तो इससे क्या हुआ, इससे धन जो है उसकी ज़्यादा कमी होने लग गई। ठीक है, अब अगर ज़्यादा सारा का सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे इसका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो वही हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया रेलवे में। ठीक है, इससे क्या हुआ, बैंकों व निवेशकों पर भारी प्रभाव पड़ा, एंड आगे धन की कमी भी हो गई। ठीक है, शेयर बाज़ार में सट्टेबाजी, लोगों ने शेयर बाज़ार में बहुत अधिक सट्टेबाजी की, विशेषकर रेल कंपनियों के शेयरों में, जिससे अस्थिरता पैदा हो गई। ठीक है, वित्तीय संस्थाओं की विफलता, अमेरिका में जे कुक एंड कंपनी जो थी, इन जैसी कुछ प्रमुख बैंकिंग संस्थाएं थी जो कि दिवालिया हो गई। ठीक है, कई कंपनीज थी जो कि बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई। ठीक है, दिवालिया मतलब कि उनका जो फाइनेंस था, उनका जो राजकोष था वो पूरी तरीके से खाली हो गया। ठीक है, उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा, मतलब वो जो थी वो पूरी तरीके से पैसों से अभावग्रस्त हो गई। ठीक है, उनके पास एक भी रुपया नहीं बचा, पूरे तरीके से वो खाली हो गए, दिवालिया हो गए। ठीक है, धातु आधारित मुद्रा प्रणाली की समस्या, जर्मनी और अमेरिका में चांदी की जगह स्वर्ण मानक अपनाया गया।
जिससे चांदी की कीमत गिर गई तथा व्यापार में अस्थिरता आई। ठीक है, पहले जर्मनी और अमेरिका में चांदी की मुद्रा होती थी, लेकिन फिर उस चांदी की मुद्रा की जगह ये कहा गया कि अब सोने की मुद्रा छापी जाएगी। तो जब चांदी को छोड़ के सोने की मुद्रा छापेंगे तो कुछ तो असर दिखाई देगा। तो वो जो असर दिखाई दिया वो 1873 की आर्थिक मंदी के रूप में दिखाई दिया। ठीक है, अत्यधिक उत्पादन, उद्योगों में उत्पादन मांग से अधिक हुआ। ठीक है, उत्पादन तो बढ़ गया क्योंकि मशीनें आ गई थी, लेकिन जो मांग थी, डिमांड थी, वो उतनी की उतनी थी। एंड फिर जब डिमांड उतनी ही रहेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, एंड जब मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे तो उनका जो प्राइस है, उनका जो मूल्य है वो गिर जाएगा। तो यही हुआ, उत्पाद जो थे, जो वस्तुएं थी बाज़ार में मिल गई थी, वो बहुतायत में मिलने लग गई क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मशीनीकरण की वजह से। एंड इससे क्या हुआ, इससे वस्तुओं की कीमतें गिर गई एंड लाभ कम हुआ। ठीक है, आइए अब देखते हैं 1873 की आर्थिक मंदी के प्रभाव क्या क्या थे। तो बैंक और कंपनियां दिवालिया हो गई, हजारों बैंक व्यापारिक संस्थान बंद हो गए, विशेषकर अमेरिका और यूरोप में। बेरोजगारी फैल गई, मजदूरों की भारी छटनी हुई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ तो जो कंपनीज के मालिक थे उन्होंने सोचा कि हम लेबर्स को क्यों रखें अपने पास, जब लेबर जितना काम करती है उतना काम मशीनें कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लेबर्स को निकालना शुरू कर दिया जॉब से, जो मजदूर थे उनको जॉब से, कार्य से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड पहले जहाँ उद्योग में 100 मजदूर होते थे, अब उन उद्योगों में सिर्फ 30-40 मजदूर रह गए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे 100 मजदूर काम करते थे, फिर उसका मालिक मशीन ले आया, उसने देखा कि जो काम 5 मजदूर करते हैं वो काम मशीन एक बारी में कर रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, मजदूरों को निकालेगी। जब मशीनें काम कर रही है तो मजदूरों को क्यों रखेगी, तो उसने क्या किया, 100 मजदूरों में से सिर्फ 30-40 मजदूरों को छोड़ा, बाकी मजदूरों को निकाल दिया काम से। ठीक है, एंड जब 60-70 लोगों को काम से निकाला जाएगा तो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो वही हुआ, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ठीक है, एंड जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, आंदोलन करेंगे लोग, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं आएंगे, सोर्स नहीं होगा कुछ पैसों का, तो वो आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पे हुआ, मजदूर आंदोलनों की शुरुआत हुई। ठीक है, श्रमिक संघ बने, समाजवादी आंदोलनों ने गति पकड़ी, वैश्विक व्यापार में गिरावट आ गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लॉन्ग डिप्रेशन, ये जो मंदी थी लगभग 23 वर्षों तक विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में जारी रही, जिसे लंबी मंदी कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग डिप्रेशन इसे कहा जाता है क्योंकि लंबे टाइम पीरियड तक ये रहा। राजनीतिक अस्थिरता व सुधारवाद, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिफॉर्मिज्म, कई देशों में आर्थिक संकट ने समाजवादी व सुधारवादी आंदोलनों को जन्म दिया। ठीक है, कई देश थे जहाँ पे आर्थिक संकट की वजह से समाजवादी और सुधारवादी आंदोलन होने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1905 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण तथा परिणाम बताइए। तो 1905 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ये आपको पता ही है। इसके कारण आइए देखते हैं, कारण ज़रूर पूछे जा सकते हैं इसके एग्ज़ाम में। तो 1905 की जो रशियन रेवोल्यूशन या रूसी क्रांति हुई थी उसके कई कारण थे। पहला है ऑटोक्रेसी ऑफ जार, वहाँ पे एक शासक था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जो कि राजशाही चलाता था। ठीक है, राजा था, वहाँ पे राजशाही व्यवस्था थी, राजा का शासन था। एंड राजा था जार निकोलस द्वितीय, जो कि निरंकुश था, किसी की नहीं सुनता था, वो लोगों पर अत्याचार करता था। दमनकारी उसकी शासन व्यवस्था थी। दमनकारी शासन व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें जो शासक है वो सब पर हुक्म चलाए, सब पर सभी लोगों का शोषण करे, एंड अगर कोई व्यक्ति आवाज़ उठाए तो उसका दमन कर दे, तो वो होती है दमनकारी शासन व्यवस्था। एंड जार निकोलस की शासन व्यवस्था दमनकारी ही थी। वो जनता में जो भी लोग उसका विरोध करते थे या उससे सवाल पूछते थे या उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं उससे जवाब मांगते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी नीतियों का जो भी लोग विरोध करते थे उन लोगों का वो दमन कर देता था। ठीक है, तो उसकी शासन व्यवस्था बहुत ही दमनकारी थी, इससे जनता में असंतोष फैल गया। तो पहला कारण तो था राजशाही की निरंकुशता, जिसकी वजह से फिर लोगों ने आगे चल के 1905 में क्रांति कर दी।
दूसरा था कृषक वर्ग की दयनीय स्थिति, किसानों पर जमींदारों का अत्याचार हो रहा था। किसानों से भारी मात्रा में कर वसूला जाता था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, किसान थे, उन्होंने सोचा कि अब वो विद्रोह कर दें। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इतना ज़्यादा मनमाना कर चुकाए। एंड कई बार फसल ख़राब हो जाती थी, तब भी उनको बख्शा नहीं जाता था, तब भी उनसे कर वसूला जाता था। अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनको मारा पीटा जाता था एंड उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो इस वजह से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने आगे चल के विद्रोह किया। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों की दुर्दशा, जो श्रमिक उद्योगों में काम करते थे, जो मजदूर थे, उनकी स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। ठीक है, लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता था, मजदूरी कम थी एंड श्रम की जो सुविधाएं थी वो ना के बराबर थी। ठीक है, ना ही वर्क प्लेस पर स्वच्छता होती थी, ना ही स्वच्छ जल की सुविधा होती थी। ठीक है, सुविधाओं का अभाव था पूर्ण रूप से एंड उनको मारा पीटा भी जाता था, बुरा व्यवहार उनसे किया जाता था। ठीक है, अगर उनसे कोई गलती हो जाती थी तो इसलिए फिर औद्योगिक श्रमिक जो थे उन्होंने भी आगे चल के 1905 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि वो भी असंतुष्ट थे जार निकोलस के शासन से, क्योंकि जार निकोलस कुछ भी नहीं कर रहा था उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा 1904 और 1905 में रूस का जापान के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रूस हार गया था, जिससे जार की प्रतिष्ठा पर नुकसान पहुंचा। लोगों को लगा कि ये जो हमारा शासक है जार निकोलस द्वितीय, वैसे तो लोगों पे इतने अत्याचार करता है और वैसे ये जापान से युद्ध में हार गया। ठीक है, तो इससे लोगों का गुस्सा और भी बढ़ा कि ये जापान से हार गया और हम पे इतना अत्याचार करता है। अगर इसको इतनी ही शक्ति थी तो इसने जापान को क्यों नहीं दिखाई अपनी शक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को क्या हुआ, गुस्सा लोगों के मन में बढ़ा, गुस्से की भावना लोगों की प्रबल हुई। ठीक है, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जार शाही को ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है खूनी रविवार, ब्लडी संडे। 22 जनवरी 1905 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सैनिकों ने गोलियां चला दी। ठीक है, जार के सैनिक थे, उन्होंने लोगों पर गोलियां चला दी, जबकि वो लोग तो सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, जैसे इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसे ही आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर असंतोष और बढ़ गया कि जो अहिंसक प्रदर्शन हम कर रहे हैं उसमें भी इन्होंने हिंसा कर दी। ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में गोलियां चलवा दी, तो लोग जो थे वो भी ज़्यादा गुस्से में आ गए और भी ज़्यादा लोग नाराज़ हो गए फिर। ठीक है, मध्य वर्ग तथा बुद्धिजीवियों का असंतोष, ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग ही नाराज़ थे। जो बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो भी असंतुष्ट थे। शिक्षित वर्ग लोकतंत्र, संविधान व स्वतंत्रता की मांग कर रहा था। क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका, अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बने उस टाइम पे। ठीक है, जिन्होंने क्रांति की भावना को भी ज़्यादा प्रचंड किया लोगों के मन में, जैसे बोल्शेविक संगठन बना, मेंशेविक, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, ये कुछ दल बने जिन्होंने जार शासन के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इस क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या हुआ। 1905 की क्रांति का परिणाम क्या था। पहला है ड्यूमा की स्थापना। जार ने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी करके संसद ड्यूमा की स्थापना की, लेकिन इसकी शक्तियां सीमित थी। ठीक है, जो ड्यूमा थी उसकी शक्तियां क्या थी, सीमित थी। जार जो था उसने ड्यूमा को, मतलब कि संसद को स्थापित तो कर दिया था, लेकिन संसद की पूरी शक्तियां, सारी बागडोर जो थी वो उसी के हाथों में थी। ठीक है, राजनीतिक दलों की वैधता, कई राजनीतिक दलों व संगठनों को वैधता मिली तथा राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई। सरकार ने संवैधानिक व मौलिक अधिकारों की बात की, परंतु इनका क्रियान्वयन सीमित व आधा अधूरा था। ठीक है, सरकार ने कहा कि वो संवैधानिक सुधार करेंगे, मौलिक अधिकार देंगे लोगों को, ताकि लोग शांत हो जाएं। ठीक है, ऐसे ही होता है जब लोग क्रांति करने के लिए जाते हैं तो सरकार क्या बोलती है कि हम सुधार करेंगे, हम अधिकार देंगे। ठीक है, ताकि लोग शांत हो जाए, गुस्से में आए लोगों को शांत करने के लिए। एंड यही जार ने भी किया, उसने संसद का निर्माण कर दिया लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। ठीक है, तो संसद का निर्माण कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उस टाइम पे बन गई थी उनको वैधता दे दी कि ठीक है तुम लीगल हो, तुम भी चुनाव में भाग ले सकते हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, संवैधानिक सुधार करने की उसने
मांग जो थी वो मान ली। उसने कहा कि हाँ वो संवैधानिक सुधार करेगा, मौलिक अधिकार देगा लोगों को। ठीक है, तो वादे तो जार ने किए लेकिन उसने पूरे नहीं किए वादे। जैसे संसद का निर्माण किया लेकिन संसद की शक्तियाँ खुद के पास रखी। ठीक है, लोगों को अधिकार देने की बात की, अधिकारों का निर्माण भी किया, कानून भी बनाए, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया, सीमित रूप से क्रियान्वयन हुआ उनका। ठीक है, श्रमिक संगठनों का विकास, मजदूर संगठन व ट्रेड यूनियनों की स्थापना व सक्रियता बढ़ी। जार की सत्ता बनी गई, जार्स पावर रिमेन्ड इंटैक्ट। सुधार हुए लेकिन इसके बावजूद जार की निरंकुश सत्ता पर कोई असर नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, इससे आगे की क्रांति की नींव पड़ी। एंड जब 1905 की क्रांति के बावजूद जार निकोलस को हटाया नहीं जा सका तो आगे फिर 1917 में रूसी क्रांति दोबारा हुई जार को हटाने के लिए। एंड फिर 1917 में जो फरवरी क्रांति हुई थी रूस में, उसमें फाइनली जार को हटा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी व अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांतियों में प्रमुख अंतर बताइए। ठीक है, तो रूस में 2 क्रांति हुई थी 1917 में, एक हुई थी फरवरी के महीने में, एक हुई थी अक्टूबर के महीने में। उन्हीं दोनों क्रांतियों के बीच में हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो पहला है समय व प्रकृति। फरवरी क्रांति जो थी वो मार्च 1917 में हुई थी, जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी में हुई थी, लेकिन वास्तव में वो मार्च में हुई थी। ठीक है, एंड अक्टूबर क्रांति जो थी वो नवंबर में हुई थी। ठीक है, 1917 में, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर है उसके अनुसार वो अक्टूबर में हुई थी, तो इसलिए इसको अक्टूबर क्रांति बोलते हैं। ठीक है, बट वास्तव में वो नवंबर में हुई थी। ठीक है, उद्देश्य देखिए, फरवरी क्रांति जो थी इसका उद्देश्य था जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाना। ये जो क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति 1917 में, इसका उद्देश्य क्या था, जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटाना। अक्टूबर क्रांति का उद्देश्य था अंतरिम सरकार को हटाकर बोल्शेविक शासन स्थापित करना। अब देखिए, फरवरी क्रांति का रिजल्ट ये निकला कि जार निकोलस के शासन का अंत हो गया, जार निकोलस को सत्ता से हटा दिया गया। उसके बाद फिर अंतरिम सरकार बनी, लेकिन अंतरिम सरकार अच्छी नहीं थी, अंतरिम सरकार काम करने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, एंड लोगों की स्थिति में सुधार लाने में असफल रही। इस वजह से फिर अंतरिम सरकार को हटाने के लिए दोबारा क्रांति हुई अक्टूबर में, अक्टूबर 1917 में। ठीक है, जिसमें फिर अंतरिम सरकार को हटाने व बोल्शेविक शासन स्थापित करने के उद्देश्य से क्रांति की गई थी। ठीक है, नेतृत्व देखिए, फरवरी क्रांति का नेतृत्व जो था वो स्वाभाविक जन विद्रोहियों ने किया था, नॉर्मल जो लोग थे वही उसका नेतृत्व कर रहे थे, कोई स्पष्ट नेता नहीं था नेतृत्व करने वाला। लेकिन अक्टूबर क्रांति में बोल्शेविक पार्टी और लेनिन आ गए जिन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है, परिणाम देखिए, फरवरी क्रांति का परिणाम हुआ जार का रेजिग्नेशन, जार जो था उसने त्यागपत्र दे दिया, अंतरिम सरकार की स्थापना हो गई। तो ये क्या था, ये परिणाम था फरवरी क्रांति का। अक्टूबर क्रांति का परिणाम क्या था, अक्टूबर क्रांति का परिणाम ये था कि बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया, सोवियत शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रकृति। फरवरी क्रांति जो थी ये उदार व लोकतांत्रिक परिवर्तन की ओर झुकाव रखती थी, जबकि अक्टूबर क्रांति जो थी समाजवादी तथा वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांति थी। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर क्रांति जो थी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, व्लादिमीर लेनिन कर रहा था, जो कि एक सोशलिस्ट था। ठीक है, भूमिका निभाने वाले वर्ग देखे कौन थे, फरवरी क्रांति में श्रमिक, किसान, सैनिक व मध्य वर्ग शामिल था, जबकि अक्टूबर क्रांति में सिर्फ श्रमिक, किसान व बोल्शेविक पार्टी शामिल थी। ठीक है, सैनिक शामिल नहीं थे, मध्य वर्ग शामिल नहीं था अक्टूबर क्रांति में, सिर्फ श्रमिक, किसान व बोल्शेविक पार्टी ही शामिल थी। इसके अलावा फरवरी क्रांति के फलस्वरूप जारशाही का अंत हो गया, लेकिन अस्थायी सरकार बनी रही। अक्टूबर क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार का अंत हो गया, यानी कि अंतरिम सरकार का अंत हो गया, एंड सोवियत सत्ता की स्थापना हुई। फरवरी क्रांति जो थी तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण थी, अक्टूबर क्रांति संगठित थी तथा सशस्त्र विद्रोह करती थी। ठीक है, फरवरी क्रांति क्या थी, शांतिपूर्ण थी, अक्टूबर क्रांति संगठित थी और सशस्त्र विद्रोह इसमें किया गया था। ठीक है, सारांश में देखिए, फरवरी क्रांति ने जारशाही को ख़त्म किया, जबकि अक्टूबर क्रांति ने समाजवादी शासन स्थापित किया, बोल्शेविक पार्टी को ये सत्ता में लेके आए, व्लादिमीर लेनिन को इसने
सर्वोच्च प्रधान बनाया देश का। ठीक है, फरवरी क्रांति जो थी ये जनता के असंतोष से उत्पन्न हुई थी, जबकि अक्टूबर क्रांति वैचारिक पार्टी नेतृत्व वाली थी, क्योंकि अक्टूबर क्रांति में पार्टी नेतृत्व शामिल था। व्लादिमीर लेनिन की पार्टी जो थी बोल्शेविक पार्टी, उसने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारणों तथा परिणामों की चर्चा कीजिए। क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिणाम थे 1917 की बोल्शेविक क्रांति के। तो देखिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, एंड ये सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक मानी जाती है रूस की। ठीक है, इस क्रांति ने रूस में जारशाही शासन को समाप्त कर दिया एंड समाजवादी शासन की नींव रखी। ठीक है, इस क्रांति ने किसकी नींव रखी? समाजवादी शासन की नींव रखी, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे समाजवाद नहीं था। ठीक है, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का बोलबाला था, लेकिन फिर बोल्शेविक क्रांति जब हुई व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, फिर समाजवाद की नींव रखी गई एंड फिर रूस एक देखते देखते समाजवादी देश बन गया। कारण देखिए क्या क्या थे इसके। पहला है जारशाही शासन की असफलता। जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था जो कि असफल रहा, जन संतोष का कारण बना। जनता को राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व न्याय से वंचित रखा गया। जो जनता थी उनके पास ना तो राजनीतिक अधिकार थे, ना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, एंड ना ही उनके पास न्याय था। ठीक है, सामाजिक न्याय भी उनके शासनकाल में लोगों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि जनता के पास ना तो राजनीतिक अधिकार थे, ना वो अभिव्यक्त कर सकते थे अपनी भावनाओं को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, न्याय नहीं था, तो इस वजह से लोग असंतुष्ट हो गए। एंड जब लोग असंतोष में होते हैं, जब लोग असंतुष्ट होते हैं, तो सबसे बड़ी संभावना हो जाती है क्रांति होने की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था तथा सेना को कमज़ोर कर दिया। युद्ध की वजह से क्या हुआ? रूस की अर्थव्यवस्था और सेना जो थी वो क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है, एंड लाखों सैनिक जो थे वो मारे गए। ठीक है, आम जनता भूख और गरीबी से जूझ रही थी, जबकि रूस जो था वो युद्ध में फिर भी लगा हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग असंतुष्ट हो गए कि हमारे समाज में इतनी समस्याएं हैं, भूखमरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लाखों सैनिक जो है वो मर चुके हैं, फिर भी रूस अब तक युद्ध नहीं छोड़ गए। ठीक है, तो इस वजह से भी लोग असंतुष्ट थे जो वहाँ की सरकार थी उससे। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 1917 की क्रांति व अंतरिम सरकार की विफलता। फरवरी में जो क्रांति हुई उसमें जार को तो हटा दिया गया, लेकिन अंतरिम सरकार समस्याओं को हल नहीं कर पाई, इसलिए अंतरिम सरकार को हटाने के लिए अक्टूबर 1917 की क्रांति फिर से हुई। ठीक है, लोगों को शांति, रोटी व ज़मीन की लोग मांग कर रहे थे, वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई थी फरवरी 1917 तक भी। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने फिर दोबारा क्रांति की अक्टूबर 1917 में। नेक्स्ट आता है बोल्शेविकों का नेतृत्व व प्रचार। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सभी को रोटी, शांति व ज़मीन का नारा दिया। उन्होंने कहा सभी को रोटी मिलनी चाहिए, सभी को शांति मिलनी चाहिए, सभी के पास ज़मीन होनी चाहिए, तो ये उन्होंने नारा दिया। ठीक है, उनके संगठन क्षमता व स्पष्ट विचारधारा ने उन्हें जन समर्थन दिलाया। मजदूरों और सैनिकों का असंतोष। फैक्ट्री मजदूर तथा सैनिक जो थे वो जार व अंतरिम सरकार दोनों से नाराज थे। ठीक है, एंड उन्होंने सोवियतों के माध्यम से बोल्शेविकों को भी फिर समर्थन दिया। तो इस तरीके से जो मजदूर थे वो भी असंतुष्ट थे। ठीक है, एंड जब मजदूर असंतुष्ट थे तो उन्होंने फिर किसका समर्थन किया? बोल्शेविकों का, क्योंकि वो समाजवाद लेकर आए थे, एंड समाजवाद हमेशा गरीबों के फेवर में रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था समाजवाद से। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति की घटनाएं आइए देखते हैं। 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उस टाइम पे पेट्रोग्राद जो था वो राजधानी थी, ठीक है, रूस की, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। सबसे पहले जब भी तख्ता पलट होता है शासन का, या कोई आंदोलन होता है, या सरकार बदलती है, तो सबसे पहले वो जो राजधानी होती है उसी को अपने कब्जे में लेते हैं। तो 25 अक्टूबर 1917 को सबसे पहले पेट्रोग्राद में सत्ता पर कब्जा किया गया। ठीक है, उन्होंने अंतरिम सरकार को हटाकर रूस में सर्वहारा तानाशाही की स्थापना की।
बोल्शेविक जो थे उन्होंने क्या किया, बोल्शेविकों ने अंतरिम सरकार को हटा दिया और खुद आ गए, ठीक है, सरकार के पद पर। आइए देखते हैं इस क्रांति का परिणाम क्या था। ये जो क्रांति थी जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं, अक्टूबर 1917 में हुई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जारशाही शासन का अंत हो गया, ठीक है। जो जार निकोलस था वो तो चला ही गया, उसका जो रोमनोव वंश था उसका भी अंत हो गया, ठीक है। सदियों पुराना जारवादी शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। निकोलस द्वितीय और उसके परिवार को मार दिया गया। सोवियत संघ की स्थापना हुई 1922 में। 1922 में रूस को सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर में परिवर्तित कर दिया गया। यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। एंड ये दुनिया का पहला समाजवादी राष्ट्र बना। भूमि व संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ज़मीनें किसानों में बांटी गई। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो प्राइवेट उद्योग थे, जो निजी उद्योग थे, उनको सरकार ने खरीद लिया तो वो सरकारी उद्योग बन गए, ठीक है। पूंजीवाद का अंत कर दिया गया। समाजवाद की दिशा में कदम उठाए गए। उसके बाद 1918 से 1921 तक बोल्शेविकों तथा उनके विरोधियों के बीच में गृह युद्ध हुआ, ठीक है। मतलब जो लोग समाजवाद के समर्थन में थे वो तथा जो पूंजीवाद के समर्थन में थे उनके बीच में युद्ध हुआ फिर, एंड वो युद्ध था गृह युद्ध, क्योंकि रूस के अंदर ही वो युद्ध चला था, ठीक है। लाखों लोग मारे गए। देश में व्यापक तबाही हुई। विश्व राजनीति पर आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस क्रांति ने दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। दूसरे देशों में भी फिर समाजवाद को लेकर आंदोलन होने लग गए। पूंजीवाद व समाजवाद के बीच में वैचारिक संघर्ष की शुरुआत हुई, ठीक है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति केवल रूस की नहीं बल्कि वैश्विक इतिहास की भी एक निर्णायक घटना थी। इसने एक नए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक नया राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। हाउ फार डू यू कंसीडर दिस ट्रीटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्साई की संधि के मुख्य प्रावधानों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आप इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कितना उत्तरदायी मानते हैं। तो वर्साई की जो संधि थी वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 28 जून 1919 को, ठीक है। 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था 1918 में, उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच में ये हस्ताक्षरित हुई, यानी कि साइन हुई। ये संधि मुख्य रूप से जर्मनी को दंडित करने तथा यूरोप में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हुई। आइए देखते हैं वर्साई की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे। तो वर्साई की संधि में सबसे पहले तो जो दोषी था, युद्ध का दोषी जर्मनी को ठहराया गया। ये बोला गया कि युद्ध जो है वो जर्मनी की वजह से ही हुआ है, ठीक है। जर्मनी को एकमात्र दोषी ठहराया गया युद्ध का। एंड जर्मनी को अपने कई प्रमुख सीमांत क्षेत्रों को खोना पड़ा। जर्मनी के पास कई क्षेत्र थे, ठीक है, जिन क्षेत्रों को उसको खोना पड़ा, ठीक है। जैसे जो भी जर्मनी के उपनिवेश थे वो उससे छीन लिए गए। किसने छीने, जो देश प्रथम विश्व युद्ध में विजयी हुए थे उन देशों ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है। ये जो देश थे जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे, इन देशों ने युद्ध के हर जाने के तौर पे कहा कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश हमें लौटाने होंगे या फिर सौंपने होंगे, ठीक है। एंड जर्मनी को भी अपने सभी प्रमुख सीमांत क्षेत्रों को खोना पड़ा। एल्सेस लोरेन फ्रांस को लौटा दिया गया। सार क्षेत्र 15 वर्षों के लिए लीग ऑफ नेशन के अधीन रखा गया, ठीक है। पोलैंड को पश्चिमी जर्मनी के कुछ हिस्से दे दिए गए। ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण पर रोक लगा दी गई, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय प्रावधान हुए थे वर्साई की संधि में। उसके बाद कुछ सैन्य प्रावधान हुए, जैसे जर्मनी की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया। ये कहा गया कि जर्मनी सिर्फ 1 लाख सैनिक रख सकता है अपने पास। जर्मनी की सेना में जो सैनिक है उनकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहा गया। नौसेना जो थी जर्मनी की नेवी वो सीमित कर दी गई। वायुसेना और पनडुब्बियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। राइनलैंड क्षेत्र को असैनिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके अलावा कुछ आर्थिक प्रावधान भी हुए थे, जैसे जर्मनी को युद्ध के हर्जाने के रूप में भारी राशि का भुगतान करना पड़ा। हर्जाने की कुल राशि 6.6 अरब पाउंड निर्धारित की गई, यानी कि 132 बिलियन गोल्ड मार्क, ठीक है। ये कहा गया जर्मनी को 6.6 अरब पाउंड पैसे देने होंगे हर्जाने के तौर पे, यानी कि 132
बिलियन गोल्ड मार्क देना होगा। ठीक है, जर्मनी की आर्थिक प्रणाली पर इससे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा। अब जर्मनी खुद ही कर्जे में था, उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो विजयी देशों को ये पैसे लौटाएं। ठीक है, उसके उपनिवेश भी छीन लिए गए थे कि वो अपने उपनिवेशों से ले वो पैसे टैक्स के तौर पे कलेक्ट करे या कैसे भी। तो जर्मनी के पास कोई स्रोत ही नहीं बचा पैसे देने का, तो उसने क्या किया, बड़े लेवल पर करेंसी छापी। अब जब जर्मनी बड़े लेवल पर करेंसी छापेगा तो इससे क्या होगा, करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, एंड महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही हुआ, करेंसी की वैल्यू गिर गई। ठीक है, अनुच्छेद 231 के अनुसार जर्मनी को युद्ध शुरू करने के लिए एकमात्र दोषी ठहराया गया। वॉर गिल्ट क्लोज 231 अनुच्छेद, इसके तहत कहा गया कि जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ है। इस प्रावधान ने जर्मन जनता में गहरा अपमान व नाराजगी पैदा की। उसके बाद जर्मनी ने वर्साई की संधि की आलोचना की। जर्मनी ने कहा कि ये जो संधि है ये अपमानजनक है। ठीक है, इस संधि ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया। यह संधि शांति लाने की बजाय प्रतिशोध पर आधारित थी। ठीक है, इस संधि ने जर्मनी के लोगों के मन में एक प्रतिशोध की भावना जगा दी। एंड हिटलर के उदय में इस संधि ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हिटलर का उदय भी इसी संधि के कारण हुआ, क्योंकि लोग फिर एक ऐसा शासक चाहते थे जो कि स्ट्रोंग हो। ठीक है, जो कि मजबूत हो एंड जो कि इस संधि का बदला ले सके। एंड हिटलर से ज़्यादा मजबूत उन्हें कोई नहीं दिखा। ठीक है, तो उन्होंने हिटलर को ही वहाँ पे राजा के रूप में नियुक्त करने की भूमिका लोगों ने निभाई। एंड फिर हिटलर का उदय हुआ, हिटलर आया। ठीक है, हिटलर ने संधि की कठोर शर्तों का विरोध किया। ठीक है, एंड हिटलर ने राष्ट्रवादी प्रचार में इस संधि के जो अपमान थे, इस संधि के द्वारा जो जर्मनी का अपमान हुआ था, उसको अपने राष्ट्रवादी प्रचार में उसने यूज़ किया ताकि उसको लोगों का समर्थन मिले। एंड बड़े लेवल पर उसको समर्थन भी मिला। ठीक है, उसने वर्साई संधि को रद्द करने का वादा करके जनता का समर्थन पाया। हिटलर ने कहा कि मैं वर्साई की संधि को ख़त्म कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। एंड इससे उसने जनता का समर्थन पाया। जर्मनी के जो लोग थे उनमें अपमान की भावना ने चरम राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लोगों ने फिर से खोया हुआ गौरव पाने के लिए आक्रामक नीतियों का समर्थन किया। तो इस तरीके से जो वर्साई की संधि थी वो एक असंतुलित तथा अपमानजनक संधि थी जिसने जर्मनी को युद्ध की तरफ धकेला। जर्मनी को वर्साई की संधि एक अपमानजनक संधि लगी एंड उसने फिर ये डिसाइड किया कि वो इस संधि का प्रतिशोध लेगा। ठीक है, एंड इस संधि ने कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि बाद में फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। ठीक है, इस संधि ने जर्मनी को युद्ध की तरफ आगे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, यद्यपि अन्य कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे, परंतु वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज पहले ही बो दिया। ठीक है, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर के उदय की चर्चा कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि हिटलर का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर के उदय में कैसे मदद मिली, ये इसमें आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी उसने मुख्य भूमिका निभाई हिटलर के उदय में। आइए देखते हैं कैसे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक संकटों से गुजर रहा था। बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर संकट, परेशानियां जर्मनी को झेलनी पड़ गई थी। ऐसे वातावरण में एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर जो था उसने क्या किया, उसने जर्मनी के जो लोग थे जो कि पहले ही परेशान थे, पीड़ित थे तथा असंतुष्ट थे, उस पीड़ा को, उस असंतोष को हिटलर ने लोगों का समर्थन पाने के लिए यूज़ किया। ठीक है, जैसे जो जर्मनी के लोग थे वो पहले ही परेशान थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ रही थी एंड महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो वर्साई की संधि हुई थी उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो लोगों के मन में असंतोष की भावना बढ़ गई। ठीक है, एंड उस असंतोष, उस पीड़ा का ही उपयोग किया किसने, हिटलर ने, लोगों का समर्थन पाने के लिए। हिटलर ने कहा कि मैं
तुम्हारे असंतोष को, तुम्हारी पीड़ा को दूर कर दूंगा, ये जो वर्साई की संधि है इसको ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे बड़े बड़े वादे किए हिटलर ने लोगों से, एंड लोगों को यही चाहिए था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उनकी सारी समस्याओं का हल कर दे। एंड हिटलर ने अपनी छवि ऐसी बनाई कि वो आएगा तो सारी समस्याओं का हल कर देगा, एंड इसलिए लोगों ने फिर हिटलर का समर्थन किया, एंड हिटलर का फिर उदय हुआ, राइज हुआ। ठीक है। वर्साई की संधि जो कि 1919 में हुई थी, इसने जर्मनी पर भारी प्रतिबंध और हर्जाने लगाए। ठीक है। इसने जर्मनी के लोगों में अपमान व असंतोष की भावना को जन्म कर दिया। हिटलर ने इस संधि को शर्मनाक दस्तावेज कहा। हिटलर ने क्या कहा कि ये जो वर्साई की संधि है ये एक शर्मनाक दस्तावेज है। ठीक है। एंड इसको समाप्त करना ही होगा, इसको समाप्त करने का हिटलर ने वादा किया। ठीक है। महामंदी के दौरान 1929 के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक है। आर्थिक संकट और बेरोजगारी बढ़ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी फैल गई। ठीक है। हिटलर ने रोटी तथा काम का वादा करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके अलावा जो वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वीमर गणराज्य बना था जर्मनी में, वो जो वीमर गणराज्य था वो भी कमज़ोर था, वो भी अस्थिर सरकार थी, एंड लगातार जर्मनी में सरकारें बदलती जा रही थी, तो इसलिए लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ गया। ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो कष्ट मिला वो वर्साई की संधि से मिला। लोगों ने वर्साई की संधि को एक धब्बे की तरह देखा जो कि उनके जीवन में आ गया था। ठीक है। लोग जो थे वो वर्साई की संधि से बहुत ज़्यादा परेशान थे, एंड लोग चाहते थे कि कोई आए जो कि वर्साई की संधि का बदला लें। एंड हिटलर ने आकर यही कहा कि मैं वर्साई की संधि को हटा दूंगा, मैं वर्साई की संधि का बदला लूँगा। ठीक है। तो जब हिटलर ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे किए तो लोगों को क्या मिला, लोगों को उस टाइम पे फिर ऐसा लगा कि हाँ हिटलर जो है वो ऐसा कर सकता है, वो वर्साई की संधि को हटा सकता है। ठीक है। तो लोगों ने हिटलर को अपना समर्थन देना शुरू किया। ठीक है। हिटलर ने मजबूत नेतृत्व तथा स्थिरता का विकल्प पेश किया। हिटलर ने कहा कि ये जो वीमर गणराज्य है जो कि अस्थिर है, जो सरकारें बार बार बदल गई हैं, ये सही नहीं है, एंड अगर ऐसी सरकारें बदलती रही, ऐसे ही अगर हमारे देश में कमज़ोर सरकारें रही, कमज़ोर नेतृत्व रहा, तो हम कभी भी बदला नहीं ले पाएंगे वर्साई की संधि का। तो हिटलर ने लोगों के सामने ये पक्ष रखा कि एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार होना ज़रूरी है, एंड मुझसे मजबूत नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। तो लोगों को भी हिटलर की बातों का बिलीव हो गया, विश्वास हो गया, एंड लोगों ने फिर हिटलर को शासन में आने के लिए समर्थन दिया। ठीक है। हिटलर ने करिश्माई नेतृत्व किया। हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता था, बहुत अच्छी स्पीच देता था वो, एंड वो ऐसी स्पीच देता था कि सारे जो लोग थे वो उसकी स्पीच को सुन के उससे इम्प्रेस हो जाते थे। हिटलर ने ऐसी स्पीच, ऐसे भाषण लोगों को दिए, जर्मनी के लोगों को दिए कि जर्मनी के जो लोग थे उनकी जो भावनाएं थी वो और भी ज़्यादा प्रबल हो गई। ठीक है। हिटलर के समर्थन के लिए हिटलर की स्पीच से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। हिटलर ने अपने भाषणों के जरिए राष्ट्रवाद, आर्य श्रेष्ठता तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया। हिटलर ने कहा कि सिर्फ जो आर्य है, जो आर्य जाति के लोग हैं वही श्रेष्ठ है। ठीक है। एंड जो यहूदी है वो श्रेष्ठ नहीं है, यहूदी जो है वो बुरे लोग हैं। ठीक है। हिटलर ने ये प्रचार किया। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया, यहूदियों से वो नफरत करता था। ठीक है। एंड उसने जर्मनी में जो लोग थे उनमें भी यही भावना डाली कि यहूदियों से नफरत करो। ठीक है। लोगों ने उसमें अपने देश की पुनरुत्थान की उम्मीद देखी, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहूदी थे वो फिर हिटलर से डर भी गए थे। एंड हिटलर ने अपने भाषण में लोगों को वादा किया कि वो जर्मनी का कल्याण करेगा, जर्मनी को आगे लेके जाएगा, जर्मनी का विकास करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने उसमें अपने देश की पुनरुत्थान की उम्मीद देखी। लोगों को लगा, लोगों को विश्वास हो गया कि अगर हिटलर आया तो जर्मनी का पुनरुत्थान हो जाएगा, जर्मनी का रिवाइवल हो जाएगा। लोगों ने ये महसूस किया। आइए अब देखते हैं नाजी पार्टी का प्रचार व संगठन। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को संगठित किया। ठीक है। जिसको नाजी पार्टी कहा गया। नाजी पार्टी जो है इसका नाम पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी था, फिर इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी हुआ। ठीक है। जो कि नाजी पार्टी कहलाई।
नाजी प्रचार तंत्र ने रेडियो, पोस्टर व रैलियों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया। उसने यहूदियों, कम्युनिस्टों तथा वर्साय संधि को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताया। ठीक है, हिटलर ने कहा कि जो भी जर्मनी की समस्या है वो किस वजह से, यहूदियों की वजह से है, कम्युनिस्ट लोगों की वजह से है। एंड हिटलर ने कम्युनिस्ट जो लोग थे उनका तथा यहूदियों का विरोध किया। वर्साय की संधि को भी उसने क्या किया, हटाने का प्रयास किया, वर्साय की संधि का बदला लेने का प्रयास किया। ठीक है, 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी को सबसे अधिक सीट मिली क्योंकि हिटलर ने ऐसे वादे किए थे, ऐसा अपना करिश्माई नेतृत्व दिखाया था कि अगर वो आया तो सारी समस्याएं जर्मनी की दूर हो जाएगी। इस रूप में उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। एंड फिर इसका असर इलेक्शन में देखने को मिला। 1932 में जो चुनाव हुए उसमें नाजी पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली। राजनीतिक अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने 1933 में हिटलर को चांसलर नियुक्त किया। इसके बाद हिटलर ने तानाशाही स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 1933 में वो चांसलर बना एंड फिर वो धीरे धीरे तानाशाही में बदल गया। हिटलर का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद के जर्मन संकटों, वर्साय संधि, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम था। उसने जनता की हताशा को भुलाकर सत्ता प्राप्त की तथा जर्मनी को तानाशाही की ओर मोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण तथा परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड माना जाता है 1939 से 1945। ये 20वीं शताब्दी का सबसे विनाशकारी युद्ध था, बहुत विनाश हुआ इस युद्ध में। इसने विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, आइए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, कौन से कारण थे जिनकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो पहला तो वर्साय की संधि ही आ जाएगा जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। वर्साय की संधि 1919 में हुई। इस संधि में जर्मनी को अपमानित किया गया, जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक रूप से अपमानित किया गया। ठीक है, एंड इस संधि की वजह से जर्मनी जो है उसकी जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई, बिगड़ गई। ठीक है, इसने जर्मनी की जनता में आक्रोश व बदले की भावना को जन्म दिया, जिससे बाद में फिर हिटलर का उदय हुआ। ठीक है, हिटलर की आक्रामक नीतियाँ। हिटलर ने जर्मनी की सैन्य शक्ति को पुनः विकसित किया। हालांकि वर्साय की संधि में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि जो जर्मनी की सेना है उसमें 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं होंगे, लेकिन हिटलर ने इस संधि को आने के बाद तोड़ दिया। ठीक है, हिटलर जो था उसने सैन्य शक्ति बढ़ाई, सैनिकों की संख्या बढ़ाई। उसने वर्साय संधि की अवहेलना की। उसने ऑस्ट्रिया का विलय किया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया तथा पोलैंड पर हमला किया। तो ये हिटलर की आक्रामक नीतियाँ थीं जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने में मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट आता है वैश्विक आर्थिक संकट। 1929 की महामंदी ने दुनिया भर में बेरोजगारी व अस्थिरता को जन्म दिया। 1929 में जो महामंदी हुई थी उससे दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ गई, अस्थिरता आ गई। इससे तानाशाही शासकों को समर्थन मिला व युद्ध की भूमि तैयार हुई। नेक्स्ट है लीग ऑफ नेशन की विफलता। लीग ऑफ नेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था वो विफल रहा क्योंकि वो जर्मनी, इटली व जापान की आक्रामकता को नहीं रोक पाया। ठीक है, इसने आक्रामक राष्ट्रों को और अधिक हिम्मत दी। म्यूनिख समझौता व तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को रोकने की बजाय उसे समझौते देकर शांत करने की कोशिश की। इससे हिटलर और भी ज़्यादा साहसी हो गया। अब देखिए हिटलर जो था, जब वो आक्रमण कर रहा था, अपनी सेना बढ़ा रहा था, ठीक है, उसने ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने अंदर मिला लिया, चेकोस्लोवाकिया का विलय कर दिया। ठीक है, फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस चुपचाप देखते रहे। उन्होंने हिटलर को कुछ भी नहीं कहा कि तुम रुक जाओ या तुम वर्साय की संधि का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया हिटलर को रोकने का, जबकि वर्साय की संधि में साफ साफ कहा गया था कि हिटलर जो है जर्मनी जो है वो किसी भी दूसरे देश पर अब आक्रमण नहीं करेगा या फिर जर्मनी अब अपने सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाएगा। ये साफ साफ कहा गया था वर्साय की संधि में। लेकिन इसके बावजूद हिटलर ने इस संधि की अवहेलना की। उसने अपनी सेना भी बढ़ाई, उसने आक्रमण भी किया ऑस्ट्रिया, हंगरी और बाकी देशों पर। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस चुपचाप देख रहे थे, तो इसको तुष्टीकरण की नीति कहा गया। ठीक है, इससे हिटलर और भी साहसी हो गया। वो चुपचाप क्यों देख रहे थे
क्योंकि हिटलर जो था वो क्या कर रहा था, एंटी कम्युनिस्ट था, एंड एंटी कम्युनिस्ट ही वो मूवमेंट्स कर रहा था। हिटलर जो है वो जिस भी देश पर आक्रमण कर रहा था उसी देश पर कर रहा था जहाँ पे कम्युनिज्म था। ठीक है, अब जो ब्रिटेन और फ्रांस थे वो भी कम्युनिज्म के दुश्मन थे, वो भी चाहते थे कि कम्युनिज्म ख़त्म हो जाए। अब उनको लगा कि अगर वो अब जो ब्रिटेन और फ्रांस थे उनको लगा कि अगर वो हिटलर को रोकेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हिटलर जो है वो रशिया के साथ मिल जाए, रूस के साथ मिल जाए। तो इसलिए वो फिर हिटलर से उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस हिटलर को समझाते गए। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या क्या था ये देखते हैं। तो ये कुछ ऊपर हमने रीज़न जाने जिनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आइए अब हम परिणाम देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मानव तथा आर्थिक क्षति हुई। इस युद्ध में 7 करोड़ लोग मारे गए, कई देश आर्थिक रूप से तबाह हो गए, यूरोप व एशिया के कई शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, यह लीग ऑफ नेशन की विफलता से सबक लेकर बनाया गया था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन विफल हो गया तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तब। ठीक है, विश्व में शक्ति संतुलन में परिवर्तन। अब पहले सुपर पावर कौन थी, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, लेकिन अब सुपर पावर कौन बन गया, अमेरिका। अमेरिका तथा सोवियत संघ 2 महाशक्तियाँ बनकर उभरे, 2 सुपर पावर्स बनकर उभरे। यूरोपीय शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, उपनिवेशवाद का अंत शुरू हुआ। ठीक है, जो एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी जो कि गुलाम थी ब्रिटेन और फ्रांस की, वो अब गुलामी से छूट गई। उन्होंने आंदोलन किए तथा उपनिवेशवाद से मुक्ति पा ली, जैसे भारत को भी आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, शीत युद्ध के रूप में इस संघर्ष को जाना गया। दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई, पूंजीवाद व साम्यवाद। परमाणु युग की शुरुआत हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए तो दूसरे देशों को लगा कि हमें भी परमाणु बम बनाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका कल को हम पर परमाणु बम गिरा दे। तो इसलिए सभी देशों ने भी परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, विश्व पर स्थायी खतरा मंडराने लग गया। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे कई कारण थे, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक संकट व तानाशाही प्रवृत्तियाँ। इसके परिणामों ने न केवल तत्कालीन विश्व व्यवस्था को बदल दिया बल्कि आज की वैश्विक राजनीति की नींव भी रखी। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन राष्ट्रवाद के उदय तथा उसके परिणामों का विश्लेषण कीजिए। बाल्कन राष्ट्रवाद क्या था? तो देखिए, बाल्कन राष्ट्रवाद जो कि बाल्कन क्षेत्र में विकसित हुआ था। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें आज के टाइम में अगर हम देखें तो सर्बिया, बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सब देश बाल्कन में शामिल हैं। ठीक है, एंड ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में है, साउथ ईस्ट यूरोप में है बाल्कन। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में कई क्षेत्र शामिल हैं जो कि अभी हमने पढ़े नाम, सर्बिया, बोस्निया वगैरह। एंड यहाँ पे जब इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई तो उसी को बाल्कन राष्ट्रवाद कहा गया। ठीक है, यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रो हंगेरियन तथा उस्मानी साम्राज्यों के प्रभाव में था। प्राचीन काल में यहाँ पे उस्मानी साम्राज्य का प्रभाव था, ओटोमन साम्राज्य का प्रभाव था। 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावना तेजी से बढ़ी। आइए देखते हैं बाल्कन राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। पहला है ओटोमन साम्राज्य की कमजोरी। ओटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिससे बाल्कन क्षेत्रों में, बाल्कन देशों में स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। ठीक है, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य का प्रभाव था, एंड जब ओटोमन साम्राज्य ही कमज़ोर होगा तो बाल्कन क्षेत्र पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो वही हुआ, जब ओटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ा तो बाल्कन क्षेत्र में भी स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। राष्ट्रीय पहचान की भावना लोगों में बढ़ी। ठीक है, भाषा, धर्म व सांस्कृतिक विरासत के आधार पर लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान को महसूस करना शुरू किया। पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति व अन्य यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों ने बाल्कन युवाओं को प्रेरित किया कि वो अब आज़ादी हासिल करें। ठीक है, वो अब अपना कल्याण खुद करें, अपना विकास करें। रूसी समर्थन व पैन स्लाववाद। रूस ने स्लाविक देशों को समर्थन दिया तथा पैन स्लाविक विचारधारा को बढ़ावा दिया।
धार्मिक व जातीय मतभेद। ईसाई बहुलता वाले बाल्कन देशों ने मुस्लिम ओटोमन शासन को विदेशी व शोषक माना। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख कारण थे, ठीक है, कि बाल्कन को रूसी समर्थन मिल गया एंड वहाँ पे पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बाल्कन राष्ट्रवाद हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं बाल्कन राष्ट्रवाद के प्रमुख परिणाम क्या क्या थे। तो बाल्कन युद्धों का आरंभ हुआ 1912 से 1913 में। राष्ट्रवादी भावनाओं ने बाल्कन लीग, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो इन सबको एकजुट किया, जिससे ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध हुए, ठीक है। सर्बिया की राष्ट्रवादी नीति ने ऑस्ट्रिया हंगरी की सत्ता को चुनौती दी। इसके अलावा आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या हुई 1914 में, ठीक है, जो कि एक राजा थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु किसने की? सर्बिया के एक समर्थक ने, सर्बिया के एक राष्ट्रवादी ने की। एंड उनकी मृत्यु ने प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी को भड़काने का काम किया। उसके बाद फिर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। एंड प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बाल्कन संगठन ने यूरोपीय शक्तियों के बीच बने गुटों को युद्ध में धकेलने में प्रेरित किया, युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बाल्कन युद्ध व प्रथम विश्व युद्ध से क्षेत्र में भारी जनहानि हुई, पलायन बढ़ा, ठीक है, एंड राजनीतिक अस्थिरता फैली। इसके अलावा युद्ध के बाद कई नए राष्ट्र बने, जैसे यूगोस्लाविया। ये कुछ नए राष्ट्र थे जो कि अस्तित्व में आए। इस तरीके से बाल्कन राष्ट्रवाद सिर्फ क्षेत्रीय स्वतंत्रता की मांग नहीं करता था, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय समस्या में बदल गया, ठीक है। इसने यूरोपीय राजनीति में अस्थिरता फैलाई व प्रथम विश्व युद्ध जैसी वैश्विक घटना की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण तथा प्रभाव क्या थे। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो था, पहले तो आप इसका टाइम पीरियड बता देंगे, 1914 से 1918 तक ये हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें यूरोप की लगभग सभी बड़ी शक्तियां शामिल थीं। ये युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी इसने काफ़ी दूरगामी प्रभाव छोड़े। दूरगामी प्रभाव यानी कि ऐसे प्रभाव जो कि लंबे समय तक देखने को मिले, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कई कारण थे। पहला कारण था राष्ट्रवाद। यूरोपीय देश जो थे उनकी अपनी जातीय पहचान व गौरव को लेकर अत्यधिक राष्ट्रवादी भावना थी। यूरोपीय देश अलग अलग, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के जो निवासी थे उनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना थी। हर देश चाहता था कि वो दूसरे देश से आगे बढ़े, हर देश चाहता था कि वो दूसरे देश से ज़्यादा विकसित बने। विशेषकर सर्बिया जैसे जो देश थे उनमें बाल्कन राष्ट्रवाद बहुत आक्रामक रूप से उभरा, ठीक है। जो दूसरा कारण था वो था सैन्यवाद। सैन्यवाद का मतलब है सेना की संख्या को बढ़ाना, ठीक है। हर देश चाह रहा था कि वो अपनी सेना को बढ़ाए, हर देश चाह रहा था कि उसकी सेना विस्तरित हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेना उतना ज़्यादा वो देश शक्तिशाली होगा, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों ने अपनी सेनाओं का अत्यधिक विस्तार किया। हर यूरोपीय शक्ति ने प्रयास किया कि वो अपनी सेना को बढ़ाए, अपनी सेना को विस्तरित करें, ठीक है, अपनी सेना का विस्तार करें, तथा इससे क्या हुआ, उनके हथियारों की दौड़ लग गई, ठीक है। युद्ध को एक सम्मानजनक समाधान मानने की प्रवृत्ति बढ़ गई। हर देश को लगा कि युद्ध जो है वो एक सम्मानजनक समाधान है, ठीक है। एंड हर देश युद्ध को एक जरिया मानने लगा अपना जो सम्मान है वो बढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि ये भावना फैल गई कि युद्ध वही करता है जो कि ज़्यादा ताकतवर हो एंड ज़्यादा सम्माननीय हो, ठीक है। एंड अगर हम युद्ध में भाग लेंगे तो हम भी ताकतवर कहलाएंगे, सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। तो हर देश में होड़ लग गई अपनी सेना बढ़ाने की और फिर युद्ध में भाग लेने की। नेक्स्ट आता है गठबंधन प्रणाली। यूरोप दो प्रमुख सैन्य गुटों में बट गया, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेट। ट्रिपल अलायंस में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ट्रिपल एंटेट में शामिल थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है। ये गठबंधन युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की सहायता का वादा करते थे एंड एक दूसरे को युद्ध के समय सहायता प्रदान करते थे, जैसे सैन्य सहायता या आर्थिक सहायता, ठीक है।
औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। यूरोपीय शक्तियों में एशिया व अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने को लेकर भी संघर्ष चल रहा था। हर यूरोपियन कंट्री चाह रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम देश बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाए। ठीक है, ये होड़ ज़्यादातर ब्रिटेन और फ्रांस में चल रही थी। ब्रिटेन चाह रहा था कि उसकी जो उपनिवेश कंट्रीज़ है वो ज़्यादा हो, एंड इटली चाह रहा था कि वो ज़्यादा उपनिवेश बनाए, फ्रांस चाह रहा था वो ज़्यादा उपनिवेश बनाए। तो हर यूरोपीय शक्ति में होड़ लग गई थी कि हम अपने उपनिवेश स्थापित करेंगे, एंड वो उपनिवेश कहाँ पे स्थापित कर रहे थे? एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, इससे आपसी तनाव व ईर्ष्या बढ़ी। जिस देश के पास ज़्यादा उपनिवेश होते थे, मतलब जिस देश की जितनी ज़्यादा गुलाम कंट्रीज होती थी, उस देश से दूसरी शक्तियाँ उतना ही जलती थी। ठीक है, बाल्कन संकट। बाल्कन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया हंगरी व सर्बिया के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चल रही थी। यह क्षेत्र यूरोप का पाउडर केग कहलाया, या फिर बारूद का ढेर। ठीक है, बाल्कन को यूरोप का बारूद का ढेर कहा गया। उसके बाद फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या हो गई 28 जून 1914 को, जिसको इमीडिएट कोज माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या सर्बिया के एक राष्ट्रवादी के द्वारा कर दी गई। ये घटना युद्ध की सीधी चिंगारी बनी। आइए अब हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारी जान माल की हानि हुई। लगभग 1 करोड़ सैनिक व लाखों नागरिक मारे गए। युद्ध ने यूरोप के अनेक शहरों व उद्योगों को तबाह कर दिया। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की में राजशाही का अंत हो गया। नए लोकतांत्रिक व साम्यवादी शासन उभरे। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप ही हुई थी 1919 में, एंड इसमें जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया, उस पर कठोर दंड लगाए गए। इससे भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी गई। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई विश्व की शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, हालांकि ये संगठन प्रभावी साबित नहीं हुआ। आर्थिक मंदी व सामाजिक तनाव बढ़ गया। युद्ध के बाद आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिससे महंगाई बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। ठीक है, उपनिवेशवाद की आलोचना की लोगों ने। युद्ध में उपनिवेशों के सैनिकों की भूमिका ने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। निष्कर्ष देखिए, प्रथम विश्व युद्ध केवल सैन्य टकराव नहीं था, बल्कि 20वीं सदी के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक इतिहास का निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने एक नए विश्व व्यवस्था की नींव रखी व आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए शांति समझौतों की विशेषता बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में नई शांति व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, ताकि भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति को रोका जा सके। तो इसीलिए शांति समझौते करने की ज़रूरत महसूस हुई। ये माना गया कि अगर अब शांति समझौते नहीं किए गए, शांति व्यवस्था स्थापित नहीं की गई, तो भविष्य में भी युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ पीस वॉर सेटलमेंट्स हुई। ठीक है, कुछ ऐसे शांति समझौते हुए जो कि युद्ध को भविष्य में रोकने के उद्देश्य से किए गए थे। ठीक है, तो इस उद्देश्य से कई शांति संधियाँ की गई, जिनमें सबसे प्रमुख थी वर्साई की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। कुछ प्रमुख शांति समझौते हुए थे, जैसे वर्साई की संधि, सेंट जर्मेन की संधि, न्यूई की संधि, ट्रियोनोन की संधि, सेवगेस एंड लोजेन की संधि। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख माना जाता है वर्साई की संधि को, क्योंकि वर्साई की संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। ठीक है, एंड जर्मनी को पूरी तरीके से उत्तरदायी बताया गया युद्ध के लिए। जर्मनी की जो उपनिवेश कंट्रीज थी, मतलब कि जर्मनी की जो गुलाम टेरिटरीज थी, जिसको जर्मनी ने गुलाम बना रखा था, एल्सेस लोरेन, वो फ्रांस को दे दिए गए। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जैसे नए राष्ट्र बनाए गए। ठीक है, जर्मनी की सैन्य शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया वर्साई की संधि के तहत। जर्मनी की सेना को 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। युद्धपोत, हवाई जहाज व टैंक रखने पर जर्मनी की रोक लगा दी गई। इसके अलावा जर्मनी को फ्रांस व बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सबको भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई उसके बाद, विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से। ठीक है, एंड अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने के लिए, ताकि युद्ध की नौबत ना आए भविष्य में। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का विघटन हुआ। ठीक है,
सेंट जर्मेन और ट्रियोनोन संधियों के तहत ऑस्ट्रिया हंगरी को 2 अलग अलग राष्ट्रों में बांट दिया गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ठीक है। इसके अलावा उस्मानी साम्राज्य का भी विभाजन किया गया। सेवरेस और लोजेन की संधियों के द्वारा ओटोमन साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया। ठीक है। उस्मानी साम्राज्य में मिडल ईस्ट के क्षेत्र ब्रिटेन व फ्रांस के अधीन मंडेट प्रणाली के तहत आ गए। जो मिडल ईस्ट के क्षेत्र थे वो किसके पास आ गए? ब्रिटेन और फ्रांस के पास। ठीक है। राजतंत्रों का अंत हो गया, लोकतंत्र की शुरुआत हुई कई देशों में, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, तुर्की, इन सब में राजशाही खत्म हो गई एंड नए राजनीतिक ढांचे बने। ठीक है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने प्रयास किया एंड जो नई सरकार आई उन नई सरकारों ने अपने देश के अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व संभाला। इसके अलावा जो प्रशासनिक सीमाएं थी उनका पुनर्निर्धारण किया गया, यूरोप के नक्शे में बदलाव किया गया, जिसमें कई जातीय समुदायों को अपने राष्ट्र मिले, कई जगहों पर समस्या भी पैदा हुई। ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति समझौते हुए थे उनका उद्देश्य था युद्ध समाप्त कराना एंड नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना। इसी उद्देश्य से वो शांति समझौते हुए। ठीक है। हालांकि इनमें से कई प्रावधान इतने कठोर थे जिन्होंने भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता खोला, जैसे वर्साई की संधि। वर्साई की संधि उसमें से ही एक थी। ठीक है। जिसने द्वितीय विश्व युद्ध करने में या द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता खोलने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई आगे फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है लीग ऑफ नेशंस तथा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो लीग ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्यों की गई थी, क्या कारण थे इसके? आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की भीषण तबाही के बाद विश्व समुदाय ने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि ये था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी तो वो क्या करेगी? मीडिएट करेगी एंड बातचीत के द्वारा जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेगी ताकि युद्ध ना हो। क्योंकि अगर युद्ध होता है तो क्या हो जाता है? बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। ठीक है। युद्ध से बहुत भारी तबाही आती है, इसलिए ये महसूस किया गया कि कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि युद्ध को रोक दे। ठीक है। जो कि बातचीत के जरिए जो समस्याएं हैं उनको सुलझा दें। ठीक है। इसी संदर्भ में 2 प्रमुख संस्थाएं अस्तित्व में आई, जैसे लीग ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत ही की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य थे विश्व शांति की स्थापना करना। लीग का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच युद्ध को रोकना तथा शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना एंड जो भी राष्ट्र है उनके बीच में मतभेदों को बातचीत, मध्यस्थता व न्यायिक उपायों के माध्यम से सुलझाना। ठीक है। अस्त्र शस्त्र की होड़ पर नियंत्रण रखना। लीग ने सैन्यवाद को नियंत्रित करने व हथियारों की दौड़ को कम करने का प्रयास किया, क्योंकि जितने ज़्यादा हथियार बनेंगे उतना ज़्यादा देश चाहेंगे कि वो उस हथियार को यूज़ भी करें, उतना ज़्यादा युद्ध की संभावना बढ़ेगी। तो ये प्रयास किया गया कि देश जो है वो आपस में हथियार कम बनाएं। ठीक है। हथियारों की होड़ को बंद करें। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों की सुरक्षा का प्रयास भी किया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा व उपनिवेशों में मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य था। इसके अलावा लीग जो थी इसने लीग ऑफ नेशन ने स्वास्थ्य, यातायात, बाल संरक्षण, नशा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनाने का जो सुझाव था वो अमेरिका का था, लेकिन काफ़ी अजीब बात थी कि अमेरिका जो था वो खुद उसका सदस्य नहीं बना। ठीक है। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने से मना कर दिया एंड क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्रीज का सदस्य नहीं थी तो इसलिए लीग ऑफ नेशन सफल नहीं रही, ये बाद में असफल ही रही एंड फिर इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। लीग ऑफ नेशन के अधीन ही इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, श्रमिकों की मांग पूरी करवाने के लिए। इसके कई उद्देश्य थे, जैसे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है।
श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थिति व काम के घंटे तय करने के अधिकार देना। सामाजिक न्याय की स्थापना करना, श्रमिकों व नियोक्ताओं के बीच में न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। बच्चों व महिलाओं की रक्षा करना, बाल श्रम को समाप्त करना, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का निर्धारण करना, ठीक है, दुनिया भर में श्रम से संबंधित नीति व कानूनों के लिए दिशा निर्देश देना। इसके अलावा श्रमिकों का सामाजिक व आर्थिक कल्याण करना भी इसका उद्देश्य था। श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक कल्याण के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कार्यस्थल, इन सब पर गरिमा सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाई गई, कानून बनाए गए इस संगठन के द्वारा। निष्कर्ष देखें, लीग ऑफ नेशन और ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों संस्थाओं की स्थापना एक शांतिपूर्ण, न्याय संगत व मानवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास था। ठीक है, हालांकि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो आज भी सक्रिय है और प्रभावशाली संस्था बनी हुई है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिप्रेशन के कारणों तथा यूरोप पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करिए। तो ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 में हुआ था, इसके क्या कारण थे एंड यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वही इसमें बताना है हमें। तो ग्रेट डिप्रेशन, जिसे महामंदी भी कहा जाता है, 1929 में ही शुरू हुई। ये गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट था। ठीक है, वैश्विक मतलब पूरे विश्व का संकट था। ये पूरे विश्व के कई देश इससे प्रभावित हुए थे। एक आर्थिक संकट था ये, क्योंकि आर्थिक अव्यवस्था से जुड़ा हुआ था, आर्थिक रूप से तंगी आ गई थी, उससे ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये एक आर्थिक संकट था जिसने अमेरिका के साथ यूरोप व दुनिया के कई देशों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। ये आर्थिक मंदी लगभग 1 दशक तक चली व विश्व पूंजीवाद की कमजोरियों को इसने उजागर किया। ग्रेट डिप्रेशन के कई कारण थे। पहला है अमेरिकी शेयर बाजार का पतन। अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार का अचानक पतन हो जाता है, जिससे ग्रेट डिप्रेशन की सीधी शुरुआत हुई। कारण क्या था? हाई स्पेकुलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो गई थी। ठीक है, जब सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काफ़ी डर होता है शेयर बाजार क्रैश होने का। एंड क्योंकि उस टाइम सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो शेयर मार्केट क्रैश हो गई अमेरिका में। ठीक है, दूसरा है अत्यधिक उत्पादन और कम मांग। मशीनीकरण हो गया था, मैकेनाइजेशन के कारण मशीनें आ गई, मशीनों से ज़्यादा उत्पादन होने लग गया। अब उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन मांग उतनी की उतनी। ठीक है, तो जब उत्पादन ज़्यादा होगा, मांग कम होगी, तो क्या होगा, जो वस्तुएं हैं वो बहुतायत में हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वस्तुओं की जो मूल्य है वस्तुओं का, वो मूल्य गिर जाएगा। ठीक है, वही हुआ, कारखानों व कृषि क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो गया, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति कम थी तो डिमांड कम थी। एंड इस वजह से फिर क्या हुआ, जो कीमत थी वो गिरने लग गई। बैंक विफल हो गए। बैंकों की अस्थिरता व नकदी की कमी के कारण कई बैंक बंद हो गए, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए। एंड जब बैंक बंद होंगे तो वो लोग जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया होगा वो भी फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो वही हुआ, बैंक दिवालिया हो गए तो वो लोग जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करवाया था उनकी बचत भी डूब गई। ठीक है, वो लोग भी घोर कर्जे में दब गए। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज प्रणाली। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों को काफ़ी कर्जा दिया था। ठीक है, तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसने पहुंचाया। एंड फिर अमेरिका क्या करेगा, उस वित्तीय संकट को दूर करने के लिए अपना कर्जा वापस मांगेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, जिन भी देशों को उसने कर्जा दिया था उनसे अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। इससे वो देश जिन्होंने अमेरिका से कर्जा लिया था उन पर भी भारी प्रभाव इसका पड़ा। ठीक है, इस तरीके से अमेरिका के साथ साथ विश्व के कई देश थे जिन पर इसका प्रभाव पड़ा, ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट आ गई। ठीक है, मंदी के कारण देशों ने संरक्षणवादी नीति अपनाई, जैसे टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे वैश्विक व्यापार ठप हो गया। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन का भी यूरोप पर कई प्रभाव पड़े, जैसे यूरोप में बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, कई देशों में उद्योग बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, मंदी के चलते जनता का भरोसा लोकतांत्रिक सरकारों से उठ गया व चरमपंथी ताकतों को इससे बढ़ावा मिला। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे नेताओं का सत्ता में आना अब आसान हो गया। ठीक है,
उनको सत्ता में आने का एक अवसर मिला। फासिज्म तथा नाजीवाद जैसी विचारधारा का उदय हुआ। फासीवादी और नाजीवादी विचारधारा का उदय हुआ। ठीक है। इसके अलावा कई देश थे जिन्होंने आत्मकेंद्रित नीति अपनाई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव विकसित हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की आर्थिक नीतियों में बदलाव हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने सरकारी हस्तक्षेप की ओर रुख किया, जिससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आगे बढ़ी। ठीक है। सामाजिक असंतोष बढ़ा, हड़तालें हुई। यूरोपीय समाज में गरीबी, भूखमरी, मजदूर असंतोष बढ़ा। लोगों ने स्ट्राइक्स यानी कि हड़तालें करनी शुरू कर दी, विद्रोह करने शुरू कर दिए। विकासशील देशों के साथ व्यापार पर प्रभाव पड़ा। यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों से आयात कम कर दिया, जिससे भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष देखे क्या हुआ। ग्रेट डिप्रेशन से न केवल आर्थिक प्रणाली हिली, बल्कि राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप में इस मंदी ने कट्टर विचारधाराओं को जन्म दिया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। कट्टर विचारधारा कैसी? फासीवादी और नाजीवादी जैसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फासीवाद, जो कि इटली में आया था, एंड नाजीवाद, जो कि जर्मनी में आया था। इसके उदय के पीछे सामाजिक व आर्थिक कारण क्या क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली व जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, आर्थिक संकट आ गए, सामाजिक असंतोष गहरा हो गया। इन परिस्थितियों ने चरमपंथी विचारधाराओं को पनपने के लिए अनुकूल भूमि प्रदान की। इटली में फासीवाद के सामाजिक आर्थिक कारण आइए जानते क्या क्या थे। तो युद्ध के बाद आर्थिक मंदी। ठीक है। पहले हम ये जानते हैं कि इटली में क्या कारण थे, क्या सामाजिक और आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से फासीवाद आया। तो इटली में कुछ सामाजिक व आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से फासीवाद का उदय हुआ। तो पहला तो युद्ध के बाद आर्थिक रूप से मंदी आ गई इटली में। ठीक है। इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, एंड जिसमें उसने काफ़ी पैसे अपने खर्च कर दिए। ठीक है। तो पैसे जब युद्ध में खर्च होंगे तो मंदी तो आएगी। तो वही हुआ, युद्ध के बाद इटली में आर्थिक मंदी आ गई। जो सैनिक युद्ध करके लौटे थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई थी। उद्योग धीमे पड़ गए। ठीक है। महंगाई बढ़ गई, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। जीवन यापन की जो वस्तुएं थी उनकी लागत भी तेजी से बढ़ी, जिससे जो मिडिल क्लास लोग थे, मध्यम वर्ग थे तथा निम्न वर्ग के लोग थे, उन्होंने असुरक्षित महसूस किया। कृषि संकट बढ़ गया। दक्षिण इटली के छोटे किसान कर्ज व कमजोर बाजारों से जूझ गए थे। ठीक है। छोटे किसान जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था वो भी अब परेशान हो गए कि कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे। मजदूर हड़तालें हुई। ठीक है। मजदूरों ने हड़तालें करना शुरू किया। फैक्ट्रियों में साम्यवादी प्रभावित हड़तालों ने उद्योगपति व मध्यम वर्ग को डरा दिया। ठीक है। इसके अलावा इटली ने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ लंदन 1915 में। ठीक है। इस ट्रीटी में ये कहा था, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो देश थे एंड जो दूसरे देश थे जो कि चाहते थे कि इटली युद्ध में पार्टिसिपेट करे, उन्होंने कहा कि अगर इटली इस युद्ध में भाग लेगा तो उसको बहुत सारी टेरिटरीज दी जाएगी जीतने के बाद। ठीक है। लेकिन इटली ने जो अपेक्षा की थी, जो उसने एक्सपेक्ट किया था, उतना लाभ उसको नहीं मिला। ठीक है। एंड इसी को म्यूटिलेटेड विक्ट्री कहा गया। म्यूटिलेटेड विक्ट्री का मतलब होता है कि जैसी जीत चाहते थे वैसी जीत ना मिलना। ठीक है। तो इटली ने अपेक्षा की थी कि युद्ध में वो जीत जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में, एंड उसको बहुत सारे देश मिलेंगे, बहुत सारी टेरिटरीज मिलेगी। हर देश युद्ध में इसलिए पार्टिसिपेट करता है इसी लालच में कि उसकी टेरिटरीज बढ़ेगी, उसको बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे। लेकिन इटली ने भी इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि उसको लगा कि इससे उसको बहुत लाभ होगा, उसको बहुत सारी टेरिटरीज मिलेगी। ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, दूसरे देशों ने भी उसको यही आश्वासन दिया था कि अगर वो युद्ध में भाग लेता है तो उसको बहुत सारी टेरिटरीज मिलेगी। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इटली ने जो अपेक्षा की थी वो लाभ उसको नहीं मिला। ठीक है। तो इसलिए भी इटली में असंतोष बढ़ गया कि उसने युद्ध में भाग भी लिया, इतने पैसे भी खर्चे, फिर भी उसको लाभ नहीं मिला। ठीक है। इसके अलावा बार बार वहाँ पे सरकार बदल गई थी, जिससे आम जन का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास हट गया। आइए अब देखते हैं जर्मनी में नाजीवाद के सामाजिक व आर्थिक कारण क्या थे। तो पहला आता है वर्साय संधि के कठोर प्रावधान।
वर्साय संधि हुई थी जिसके काफ़ी कठोर प्रावधान थे, अपमानजनक संधि थी ये बहुत ही, ठीक है। इस संधि में जर्मनी का काफ़ी अपमान हुआ, भारी क्षतिपूर्ति उससे वसूली गई, ठीक है। उसके बाद जब जर्मनी पर हर्जाना लगा दिया युद्ध का कि उसको 132 बिलियन गोल्ड मार्क ब्रिटेन और फ्रांस को, विजयी देशों को देने होंगे, तो जर्मनी के पास इतने पैसे थे नहीं, तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा करेंसी मिंट करना शुरू कर दिया। तो जब वो बहुत ज़्यादा पैसे छापेगा तो क्या होगा, पैसे की कीमत गिर जाएगी, एंड वही हुआ, पैसों की कीमत गिर गई, एंड वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो डेली उसकी चीज़ें थी वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, ठीक है। कागजी मुद्रा की कीमत गिरने से बचत नष्ट हो गई, मध्य वर्ग तबाह हो गया, बेरोजगारी व महामंदी बढ़ गई। 1932 तक लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार थे, जिससे निराशा व आक्रोश फैला। कृषि व मध्यवर्ती उद्योगों का संकट भी बढ़ गया। कर्जग्रस्त किसान व छोटे कारोबारियों ने उग्र राष्ट्रवाद में समाधान खोजा। कम्युनिस्ट से सब डर गए थे, जो उद्योगपति थे खास तौर पे, उनको डर लग रहा था कि कहीं कम्युनिज्म वहाँ भी ना जाए, इटली में और जर्मनी में भी, ठीक है। क्योंकि सोवियत संघ जो था 1917 में रूस में क्रांति हो गई थी, एंड 1917 में अक्टूबर में रूस में फिर जो सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, वो आ गया। तो जब रूस में समाजवाद आ गया तो बाकी देश डरने लग गए कहीं यहाँ भी समाजवाद ना आ जाए, ठीक है। सोवियत क्रांति के बाद पूंजीपति व रूढ़िवादी वर्गों ने नाजीवाद को ढाल माना। विमर गणराज्य की नाकामी हो गई, ठीक है। गठबंधन सरकारें टिकाऊ नहीं गई तथा राजनीतिक हिंसा आम हो गई। सामान्यताएं देखिए, आर्थिक असुरक्षा ने मध्यम वर्ग को कट्टरपंथ की ओर मोड़ा। युवा बेरोजगारों ने अर्धसैनिक दलों में शामिल होकर हिंसा को बढ़ावा दिया, ठीक है। जो युवा लोग थे जो कि बेरोजगार थे, अब उन्होंने निर्णय लिया कि वो सेना में शामिल होंगे, ठीक है, एंड सरकार का विरोध करेंगे, ठीक है। राष्ट्रवादी भावना को खोए हुए गौरव की पुनर्स्थापना से जोड़ा गया। ये कहा गया, जर्मनी में जो हिटलर था उसने लोगों को भाषण दिया और बोला कि वो अगर आ गया सत्ता में तो वो जर्मनी को खोया हुआ गौरव वापस दिला देगा। इससे उसको समर्थन मिला जर्मनी के लोगों का, ठीक है। उद्योगपति व जमींदारों ने कट्टर नेताओं को आर्थिक समर्थन दिया, एंड जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी उन पर सबका, आम जनता का विश्वास बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से लोकतंत्र का वहाँ पे अंत हो गया तथा एक मजबूत एक दलीय नेतृत्व की सबने मांग की। निष्कर्ष देखिए, इटली में फासीवाद व जर्मनी में नाजीवाद का उदय गहरे सामाजिक आर्थिक संकटों की उपज था, जिसमें युद्धोत्तर अपमान, आर्थिक तबाही व राजनीतिक अस्थिरता ने मिलकर लोकतांत्रिक राह बंद कर दी। इन परिस्थितियों ने जनता को कट्टर राष्ट्रवादी विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसने अंततः यूरोप व विश्व को एक महायुद्ध की ओर धकेल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इटली में फासीवाद के प्रमुख सिद्धांत व नीतियाँ क्या थीं। तो इटली में फासीवाद एक चरमपंथी राजनीतिक विचारधारा थी जो कि 1920 के दशक में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में उभरी। मुसोलिनी ने नेतृत्व किया था फासीवाद का, ठीक है। इसने लोकतंत्र का विरोध किया, समाजवाद का विरोध किया तथा एक सशक्त केंद्रीकृत राज्य की स्थापना पर जोर दिया। सशक्त मतलब कि जो कि शक्तिशाली हो, केंद्रीकृत मतलब जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, ठीक है। ऐसे राज्य की स्थापना पर इसने जोर दिया। आइए देखते हैं इटली में फासीवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। पहला है केंद्रीकृत तानाशाही, मतलब राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हो, ठीक है। केंद्र में जो व्यक्ति शासन कर रहा है सारी शक्तियां उसके पास हो, एंड सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास हो, इसमें इस पर जोर दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर दिया गया, लोगों के अधिकार छीन लिए गए। राष्ट्रवाद, देश की एकता व महानता को सर्वोपरि माना गया, सभी को राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, इस चीज़ पर बल दिया गया, ठीक है। सामूहिक हित के लिए व्यक्तिगत बलिदान, व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्र की भलाई के लिए त्यागना आवश्यक माना गया। ये कहा गया कि अगर हम राष्ट्र की भलाई चाहते हैं तो हमें अपने अधिकार त्यागने होंगे, एंड ये चीज़ बोलकर लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए गए, ठीक है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो
व्यक्तिगत अधिकारों को राष्ट्र की भलाई के लिए लोगों से छीन लिया गया। ठीक है। फासीवाद के अंतर्गत सरकार ने हर चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। सरकार ने अर्थव्यवस्था, मीडिया, समाज, इन सब पर कड़ा नियंत्रण स्थापित कर लिया। फासीवाद जो था, इसमें युद्ध की काफ़ी ज़्यादा महानता थी। युद्ध को राष्ट्रीय जीवन का स्वाभाविक तत्व माना गया जो कि राष्ट्र को मजबूत बनाता है, इसलिए युद्ध की इसमें वकालत की गई। प्रचार व आघातवादी नेतृत्व, मुसोलिनी जैसे नेता को पूर्ण सत्ता दे दी गई तथा जन समूहों को प्रभावित करने के लिए प्रचार का उपयोग किया गया। आइए अब देखते हैं फासीवाद की प्रमुख नीतियाँ क्या थीं। पहला है अर्थव्यवस्था में राज्य नियंत्रण। सरकार ने उद्योगों, कृषि व श्रम पर नियंत्रण रखा, पर निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे मेन थी। सरकार ने क्या किया, उद्योगों, कृषि और श्रम पर तो नियंत्रण रख लिया, ठीक है, लेकिन निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया, क्योंकि अगर वो निजी संपत्ति को पूरी तरीके से समाप्त कर देते तो इससे क्या होता, जो उद्योगपति है वो उनको समर्थन नहीं देते। ठीक है। कॉरपोरेटवाद, मजदूर, मालिक व सरकार को सम्मिलित करके कॉरपोरेट स्टेट बनाए गए जहां संघर्ष को समझौते से सुलझाया जाता था। सशस्त्र बलों को मजबूत किया गया, सैन्य बलों को सशक्त बनाया गया, युद्ध की तैयारी के लिए सेना को ट्रेनिंग दी गई, सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है। प्रचार किया गया एंड मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण करके केवल अपनी विचारधारा फैलाने पर जोर दिया। ये कहा गया कि मीडिया कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएगी जो कि सरकार के अगेंस्ट हो, एंड अगर मीडिया ऐसा कुछ दिखाती थी तो उसको तुरंत ही दंड दिया जाता था। ठीक है। शिक्षा व युवाओं का संचार, युवाओं को फासीवादी मूल्यों व राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी गई। विरोधियों का दमन करने का प्रयास किया गया, जो भी विरोध करता था, जो भी राजनीतिक विरोधी होता था उसको जेल में डाल दिया जाता था या फिर यातनाएं दी जाती थी या फिर उसकी हत्या कर दी जाती थी। ठीक है। सार्वजनिक जीवन में कठोर अनुशासन व एकरूपता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। निष्कर्ष देखिए, इटली में फासीवाद ने एक सशक्त केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की जिसमें राष्ट्रवादी, तानाशाही व युद्ध की महत्वता थी। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाया, विरोधियों का दमन किया व लोकतंत्र का गला घोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जर्मनी में हिटलर व नाजी पार्टी के उदय की प्रक्रिया को समझाइए। तो हिटलर और नाजी पार्टी का उदय 1920 और 1930 के दशक में हुआ, जो कि वर्साई की संधि के बाद जर्मनी की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं का परिणाम था। आइए देखते हैं। हिटलर जो था, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे वो एक सैनिक था। युद्ध के बाद वो राजनीति में सक्रिय हुआ एंड 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, जिसको बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया। ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया, यानी कि नाजी पार्टी। ठीक है। नाजी पार्टी जो थी, इसने वर्साई संधि का विरोध किया एंड कट्टर राष्ट्रवाद का प्रचार किया। आर्य नस्ल की श्रेष्ठता पर जोर दिया, आर्य में भी जो नॉर्डिक वंश के आर्य थे उनकी श्रेष्ठता पर जोर दिया एंड यहूदियों को हर समस्या का जिम्मेदार माना। ये माना कि जो भी जर्मनी में समस्या आ गई है वो यहूदियों की वजह से आ गई है, यहूदियों को अपशगुन माना गया। ठीक है, यहूदियों से वो नफरत करता था हिटलर, तो इसलिए उसने यहूदी विरोधी विचारों को फैलाया। ठीक है। हिटलर ने 1923 में सरकार को तख्ता पलट करने का प्रयास किया। सरकार का तख्ता पलट करने के लिए उसने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन फिर वो असफल रहा एंड उसे जेल जाना पड़ा। जेल में उसने एक बुक लिखी, मेन कम्फ। ठीक है, इस बुक में उसने अपनी आइडियोलॉजी लिखी कि कैसे वो अगर सत्ता में आ जाए तो कैसे वो जर्मनी को बहुत ही विकसित बना देगा, कैसे वो जर्मनी का विकास करेगा एंड कैसे वो वर्साई की संधि का बदला लेगा। ये सारी चीज़ें उसने उसमें लिखी बुक में। फिर जब लोगों ने वो बुक पढ़ी तो लोगों को लगा कि हाँ, हिटलर जो है वो एक अच्छा शासक साबित हो सकता है, तो लोगों ने उसका समर्थन किया फिर। ठीक है। विपक्षी राजनीतिक दल उस टाइम पे कमज़ोर थे। वीमर गणराज्य जो कि बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद,
जर्मनी में वो भी कमज़ोर था। बार बार उसकी सरकार बदल रही थी एंड कई दल मिलाकर भी एक मजबूत गठबंधन नहीं बना पा रहे थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। इस चीज़ का भी हिटलर ने फ़ायदा उठाया। उसने लोगों को कहा कि वो एक ऐसी सरकार लेके आएगा जो कि मजबूत होगी, ठीक है, जो कि स्थिर होगी, जो कि शक्तिशाली होगी, ठीक है। हिटलर ने महामंदी का भी लाभ उठाया। उसने 1929 की आर्थिक मंदी के टाइम जो बेरोजगारी और गरीबी थी उसको दूर करने का लोगों को आश्वासन दिया। हिटलर ने जनता की निराशा को आशा का दीप दिखाने का प्रयास किया। उसने कहा कि वो अगर आया तो वो राष्ट्रीय गौरव विकसित करेगा, फिर से वर्साई की संधि का बदला लेगा, बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा, गरीबी दूर भगाएगा। ये सब उसने लोगों से वादे किए एंड लोगों का समर्थन इन सब से हासिल किया। हिटलर ने रेडियो, अखबार, रैलियों व भाषणों के माध्यम से जनता को प्रभावित किया, जोशपूर्ण भाषण दिए तथा युवाओं व बेरोजगारों को आकर्षित किया। सशस्त्र गुट एसएस और एसए का उसने गठन किया। ये जो एसएस और एसए थे ये पैरामिलिट्री ग्रुप्स थे, ठीक है। इनका उसने गठन क्यों किया था? इसका गठन उसने किया था विरोधियों को दबाने के लिए एंड सत्ता में दबदबा अपना हासिल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा 1932 में फिर चुनाव हुए, उसमें नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। फिर 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, क्योंकि लोगों ने उससे क्या किया, उसको फोर्स किया, ठीक है, कि हिटलर को राजा बना दिया जाए। जो लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति हिंडनबर्ग पर दबाव बनाया हिटलर को चांसलर बनाने के लिए, ठीक है। एंड फिर 1933 में हिटलर को चांसलर बना दिया गया। 1933 में फिर राइक्सटैग फायर एक्ट हुआ, ठीक है। एंड इन सब के माध्यम से राजनीतिक विपक्ष को खत्म करके एक दलीय शासन उसने स्थापित किया, ठीक है। अब देखिए राइक्सटैग फायर एक्ट क्या था? जो वहाँ की संसद थी, जर्मनी की जो संसद थी राइक्सटैग में, वहाँ पे आग लग गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हिटलर जो था वो एक कानून लेके आया जिसमें उसने ये कहा कि क्योंकि संसद में आग लग गई है तो संसद अब नई बनानी पड़ेगी, तो इसलिए अब सरकार जो भी कानून बनाएगी उसमें संसद में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना संसद से विचार विमर्श किए सरकार कोई भी कानून बना सकती है। तो ये था इनेबलिंग एक्ट 1933 का। ये एक्ट लागू कर दिया हिटलर ने, ठीक है। अब ये एक्ट जब हिटलर ने लागू किया तो संसद की इम्पोर्टेंस ही कम हो गई, ठीक है, क्योंकि इस एक्ट में ये कहा गया था कि सरकार जो है वो कोई भी कानून अब बना सकती है बिना संसद में विचार विमर्श किए या बिना संसद में सहमति लिए, ठीक है, बिना संसद की सहमति से। एंड एक दलीय शासन, वन पार्टी रूल उसने लागू कर दिया। तो इससे सारे विपक्षी दल खत्म हो गए, संसद की शक्ति भी छीन ली हिटलर ने एंड खुद सबसे शक्तिशाली बन गया, ठीक है। इस तरीके से उसने अपने शासन को तानाशाही बनाया। हिटलर और नाजी पार्टी का उदय जर्मनी की राजनीतिक कमजोरी, आर्थिक संकट व सामाजिक असंतोष का परिणाम था। उनकी चरम राष्ट्रवादी व जातीय विचारधाराओं ने जर्मनी को एक तानाशाही व द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेनिश गृह युद्ध के क्या कारण थे? इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की क्या भूमिका थी? तो स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से 1939 तक हुआ। ये एक अंदरूनी संघर्ष था, एक अंदरूनी लड़ाई थी जो कि स्पेन की राजनीतिक अस्थिरता व सामाजिक विरोधों के कारण हुई थी। स्पेन में जो राजनीतिक अस्थिरता थी और सामाजिक विरोध हो गए थे, उनके कारण स्पेनिश गृह युद्ध हुआ, ठीक है। स्पेनिश गृह युद्ध के कई कारण थे, जैसे राजनीतिक अस्थिरता व द्वैध शासन, ड्यूअल पावर। स्पेन में राजशाही गिरने के बाद द्वितीय गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन सरकार कमजोर थी और विभाजित थी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो लोगों का असंतोष बढ़ता है एंड उस टाइम पे क्या होता है, फिर लोग विद्रोह करते हैं। तो वही हुआ, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, ठीक है, जिसके कारण लोगों का असंतोष बढ़ा एंड लोगों ने फिर आंदोलन किए जिसके कारण गृह युद्ध हुआ, ठीक है।
दूसरा है सामाजिक व आर्थिक असमानताएं। किसान, मजदूर व गरीब वर्गों के बीच में बड़ी गरीबी और असमानता थी, जबकि जमींदारों तथा पूंजीपतियों के पास सत्ता थी। तो इससे क्या था, समाज में इनइक्वालिटी थी। किसान मजदूर जो थे वो तो बहुत गरीब थे, एंड जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, वो बहुत अमीर थे। ठीक है, तो इससे समाज जो था वो दो वर्गों में बट गया, दो भागों में बट गया। एक वो जो कि अमीर थे, एक वो जो कि गरीब थे। ठीक है, समाज में जब असमानता होती है तब भी गृह युद्ध के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक संघर्ष। कैथोलिक चर्च व धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के बीच टकराव था बहुत ज़्यादा। चर्च की संपत्ति पर सरकारी हमले ने मतभेद बढ़ा दिए। ठीक है, इसके अलावा साम्यवाद व फासीवाद का उदय, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, दाएं और बाएं राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में टकराव हुआ, मतलब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों का मुकाबला फासीवादी राष्ट्रवादियों से हुआ जो कि पूंजीवाद के समर्थन में थे। सेना का विद्रोह। जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको के नेतृत्व में सेना ने 1936 में सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, एंड जब विद्रोह में सेना शामिल हो जाए तब तो सरकार को हटना ही पड़ता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भी मुख्य भूमिका थी। फासीवादी शक्तियां जैसे जर्मनी और इटली, ठीक है, इन्होंने फ्रैंको की फासीवादी सेना को सैन्य सहायता दी। ठीक है, एंड हथियारों सलाह दी। उसके बाद सोवियत संघ ने रिपब्लिकन सरकार का समर्थन किया तथा हथियार, प्रशिक्षित सैनिक व सलाहकार भेजे। न्यूट्रलिटी पॉलिसी और पश्चिमी लोकतंत्र। अब देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर निष्पक्षता रखी, हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जिससे रिपब्लिकनों को कम समर्थन मिला। दुनिया भर के वामपंथी और एंटी फासीवादी स्वयं सेवकों ने रिपब्लिकन पक्ष का समर्थन किया तथा युद्ध में लड़ाई लड़ी। इस तरीके से स्पेनिश गृह युद्ध जो था वो राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक कारणों से भड़का, एंड इसने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच संघर्ष को भी उजागर किया। ये युद्ध अंततः फ्रांको की जीत तथा स्पेन में फासीवादी तानाशाही की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कई कारण थे, जैसे विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए। ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। ठीक है, एंड इसलिए फिर ये महसूस किया गया कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए, एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध ना होने दें। ठीक है, तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ बनाया गया। ठीक है, यूएनओ यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो संगठन बना था, संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये इसलिए बनाया गया था कि ये बातचीत से आगे किसी कन्फ्लिक्ट को सुलझा दें। ठीक है, दोबारा तीसरा विश्व युद्ध ना होने दें, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था। ठीक है, एंड इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति व सुरक्षा बनाए रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश व मानव जीवन के भारी नुकसान के बाद विश्व शांति को बनाए रखने की ज़रूरत महसूस हुई। इसके लिए फिर एक संगठन चाहिए था, तो इसलिए यूएनओ बनाया गया ताकि महायुद्धों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। पहले विश्व युद्ध तथा दूसरे विश्व युद्ध के कारण को देखते हुए भविष्य में ऐसे महायुद्धों को रोकने का प्रयास करने के लिए यूएनओ बनाया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, ताकि देशों के बीच में संवाद व सहयोग को बढ़ावा देकर संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। मानवाधिकार तथा सामाजिक प्रगति का संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सुरक्षा व सामाजिक आर्थिक विकास को भी अपनी प्राथमिकता बनाया। ठीक है, एंड इसने मानव अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। इसने कहा कि लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए, लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून व न्याय का सम्मान इसने किया। विश्व स्तर पर कानून के शासन को स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य था, एंड सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। इसके अलावा यूएनओ का उद्देश्य था संघर्ष समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना,
ताकि भविष्य में कोई विवाद हो किन्हीं देशों के बीच में तो एक ऐसा मंच हो जहाँ पे आके वो सारे देश आपस में अपने टकराव या अपने विवादों को सुलझा सकें, ठीक है, ताकि सैन्य संघर्ष टाला जा सके, बातचीत से निपटारा हो जाए। तो इन उद्देश्यों से यूएनओ का निर्माण किया गया। निष्कर्ष देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता ने विश्व को सिखाया कि केवल सहयोग व समझदारी से ही स्थायी शांति संभव है। इसलिए 1945 में इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो कि विश्व शांति, सुरक्षा व विकास का प्रहरी बनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कई कारण थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया था एंड उसके बाद फिर शीत युद्ध शुरू हुआ, जो कि 1991 तक चला। शीत युद्ध के क्या कारण थे ये देखते हैं। पहला है अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में वैचारिक टकराव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देश थे जो कि सुपर पावर के रूप में सामने आए, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में वैचारिक टकराव हुआ। फिर वैचारिक टकराव किसको लेकर, विचारों को लेकर। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था, ठीक है, एंड सोवियत संघ समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करता था। तो इस तरीके से दोनों देशों के वैचारिक टकराव हुए, ठीक है। युद्ध के बाद सत्ता व प्रभाव के लिए इन्होंने संघर्ष किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में नए वैश्विक नेतृत्व के लिए अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में टकराव हुआ कि कौन विश्व का नेतृत्व अब आगे करेगा। पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभुत्व। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित की, जिससे पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ी। जब सोवियत यूनियन ने ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ में कम्युनिज्म को फैला दिया एंड वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जैसे अमेरिका एंड जो दूसरी पश्चिमी देश थे ब्रिटेन वगैरह, वहाँ पे चिंताएं बढ़ेगी कहीं हमारे देश में भी कम्युनिज्म ना आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए फिर शीत युद्ध हुआ। यूरोप का विभाजन। यूरोप दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी ब्लॉक एंड पश्चिमी ब्लॉक। पूर्वी ब्लॉक में वो देश थे जो कि समाजवाद को फॉलो करते थे, सोवियत संघ के पक्ष में थे। पश्चिमी ब्लॉक में वो देश थे जो कि अमेरिका के पक्ष में थे एंड समाजवाद को फॉलो करते थे, ठीक है। परमाणु हथियारों की होड़ लग गई। दोनों पक्षों ने परमाणु हथियारों व सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश की। वैश्विक गठबंधनों का निर्माण हुआ, जैसे नाटो तथा वार्सा पैक्ट, ठीक है। ये कुछ सैन्य गठबंधन थे जिनका निर्माण हुआ, ठीक है। नाटो में वो देश थे जो कि अमेरिका का समर्थन करते थे। वार्सा पैक्ट में वो देश थे जो कि सोवियत संघ का समर्थन करते थे, ठीक है। शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य प्रतिद्वंदिता यहाँ पे थी, जिसने लगभग 4 दशक तक विश्व को विभाजित रखा। ये तनाव 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक चला। अब ये देखिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति को किस प्रकार पुनः परिभाषित किया। कैसे द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व की राजनीति को फिर से रीशेप किया, ठीक है, रीडिफाइन किया। आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति को पुनः परिभाषित करने के लिए कई तरीके निकाले, जैसे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ। युद्ध के बाद विश्व 2 प्रमुख महाशक्तियों अमेरिका व सोवियत संघ के नेतृत्व में विभाजित हो गया, जिससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनी। द्विध्रुवीय मतलब कि 2 देश थे जो कि सबसे शक्तिशाली थे, अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। विश्व शांति बनाए रखने के लिए देशों के बीच में भविष्य में विवाद सुलझाने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक राजनीति में सहयोग व संवाद को बढ़ावा दिया। औपनिवेशिक साम्राज्य का पतन हो गया। युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों की शक्ति कमजोर हुई तथा उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा, ठीक है। इसके अलावा शीत युद्ध का आरंभ हुआ। ये जो ऑप्शन है औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन, ये आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी उपनिवेश थे, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, या दूसरी जो कंट्रीज थी वो सारी हो गई, जो भी गुलाम देश थे उन सभी में आज़ादी के लिए लड़ाई तेज़ हो गई, ठीक है।
एंड यूरोपीय शक्तियों को उपनिवेशों ने मजबूर कर दिया कि वो उनका देश छोड़ के जाए। जो उपनिवेश थे वहाँ पे आंदोलन तेज़ हो गया स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। जैसे इंडिया को भी तभी आज़ादी मिली थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। शीत युद्ध का आरंभ हुआ। अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में राजनीतिक व सैन्य प्रतिद्वंदिता ने वैश्विक राजनीति को तनावपूर्ण बना दिया। सैन्य और परमाणु शक्ति का महत्व बढ़ गया, ठीक है। हर देश ने ये महसूस किया कि उसको परमाणु परीक्षण करना चाहिए, परमाणु हथियार बनाने चाहिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया था। तो इसलिए सबको डर था कि अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होंगे तो कोई देश हम पे भी ऐसे परमाणु हमला कर सकता है, ठीक है। तो परमाणु हथियारों के विकास के लिए सभी देशों में होड़ लग गई। परमाणु हथियारों के विकास ने वैश्विक शक्ति संतुलन को बदला, सुरक्षा नीतियों को प्रभावित किया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का विकास हुआ। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना। विश्व बैंक जैसी संस्थाएं बनी जिन्होंने आर्थिक सहयोग व पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। आइए निष्कर्ष देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी, जिससे नए शक्ति केंद्र बने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा तथा विश्व ने नए राजनीतिक व आर्थिक ढांचे अपनाए। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, एंड अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाते हैं तो आपकी मान के चलिए 95% तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हर क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।